हेलो गाइस, मानवा हब हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके बाद रॉड मिला ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि वह ब्यॉन पर हंसे नहीं और कहा कि मीशा बहुत भाग्यशाली थी। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए मन ही मन रॉड मिला से पूछा कि क्या ये सच में उसके साथ ही हो रहा था। रॉड मिला ने ब्यॉन से कहा कि वह बहुत ज्यादा चिंता न करे और कहा कि वह हर 3 महीने में एक बार मरॉडर्स से मिलता था। प्रोटैगनिस्ट ने यह सुनकर निराश महसूस किया और सोचा कि यह अभी भी उससे कम था। रॉड मिला ने देखा कि ब्यॉन कितना परेशान था और उससे पूछा कि क्या कुछ गलत था। ब्यॉन ने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने का सुझाव दिया। कुछ ही देर बाद एडवेंचरर्स के समूह ने एक स्टोन वर्म को हराया जिससे उन्हें 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उन्होंने एक आयरन फॉल्कन को भी हराया जिससे उन्हें फिर से 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उन्होंने एक गार्डियन ऑफ स्टील हिल को भी हराया जिससे उन्हें एक बार फिर 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। रॉड मिला, जो एक चट्टान के पास खड़ा था, ने सुझाव दिया कि वे यहाँ कैंप बनाएं और कल दूसरी जगह जाएं। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि वे लोकेशन की सीमा पर पहुंच चुके थे और यहाँ मॉन्स्टर्स कम थे। हालांकि जगह असुविधाजनक थी, यह एक अच्छा विकल्प था। हकूरो ने वैल्की की ओर मुड़कर, जो जमीन पर बैठा था, पूछा कि क्या वह ठीक था। उसने देखा कि वैल्की का चेहरा उतना अच्छा नहीं लग रहा था। डॉकी ने हैरानी से सिर उठाया और हकूरो से पूछा कि क्या ये सच में ऐसा था। ब्यॉन, जो इस बातचीत को देख रहा था, ने हकूरो के अनुमान की पुष्टि की। उसने देखा कि वैल्की का मुंह पहले खुला था लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ बेस्वाद चबाया हो। डॉकी उदास चेहरे के साथ जमीन पर बैठा रहा और अपने पैरों को देखते हुए कहा कि उसकी एडवेंचर की कल्पना टूट चुकी थी। उस पल एडवेंचरर्स के समूह के सभी सदस्य आग के चारों ओर बैठे थे। वैल्की ने अपना उदास चेहरा नीचे झुकाया और कहा कि उसे पता था कि यह कैसा लगता है। उसने अनुमान लगाया कि शायद वे सोच रहे थे कि वह युवा और भोला था। वैल्की ने जोर से बोलना शुरू किया कि कैसे रिसर्चर्स दूसरे रिसर्चर्स को मारते हैं और कुछ तो सोचते हैं कि वे इसके लिए पैसे भी कमा सकते हैं। उसने कहा कि ऐसी स्थिति को किसी परी कथा की तरह नहीं कहा जा सकता। डॉकी ने कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उसे भी किसी इंसान को मारना पड़ सकता है। उसने पूछा कि क्या यह सच था। मीशा ने इन शब्दों को उलझन भरे चेहरे के साथ सुना, अपना हाथ सिर के पीछे रखते हुए। रॉड मिला ने गंभीर चेहरे के साथ इन विचारों को सुना। डॉकी ने कहना शुरू किया कि इसी वजह से वह पूरे रास्ते खुद को इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। मुख्य कैरेक्टर ने गहरी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या वह अब तैयार था। डॉकी का चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। उसने सामने देखते हुए हाँ में जवाब दिया, लेकिन फिर अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा कि हालांकि उसे यकीन नहीं था कि जब समय आएगा तो वह वास्तव में ऐसा कर पाएगा। मुख्य कैरेक्टर ने उसे देखते हुए सोचा कि यह आत्मविश्वास के बिना दृढ़ संकल्प था। उसने समझा कि वैल्की उलझन और डर से भरा हुआ था। हकूरो ने चिंतित चेहरे के साथ वैल्की की ओर देखा, जो जमीन पर बैठा था और अपना सिर घुटनों के बीच छिपाए हुए था। ब्यॉन ने सोचा कि यह उन लोगों से कहीं बेहतर था जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं और फिर मौत के सामने रोने और शिकायत करने लगते हैं। ब्यॉन के पास अपनी बात पूरी करने का समय नहीं था, क्योंकि रॉड मिला ने मुस्कुराते हुए अपने फेफड़ों से हवा छोड़ी और कहा कि अपनी ताकत को ज़रूरत से ज़्यादा न समझना महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि यह कहने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है कि तुम ये कर सकते हो। फिर रॉड मिला ने अपनी बाहों को छाती पर क्रॉस करते हुए दूसरों से पूछा कि क्या वे उसे 1 मिनट देंगे। एडवेंचरर्स ने हैरानी से उसकी ओर देखा। इसके बाद रॉड मिला ने उन्हें समझाया कि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहता था। कुछ ही देर में एडवेंचरर्स का समूह रॉड मिला के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उनकी आंखें फैली हुई थीं और मुंह खुले हुए थे जबकि वे आगे देख रहे थे। रॉड मिला के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। प्रोटैगनिस्ट ने आगे देखते हुए हैरानी से पूछा कि यह क्या था। वे एक चट्टान के किनारे पर खड़े थे जबकि उनके सामने का विशाल स्थान कई चमकदार, चमकते पदार्थों से रोशन था जो हवा में तैर रहे थे। दूर ऊंचे, विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे और चट्टान के नीचे पहाड़ी नदियां बह रही थीं। उनसे कुछ दूरी पर जंगल के बीच में एक ऊंची गॉथिक टावर खड़ी थी। एडवेंचरर्स ने इस दृश्य को मंत्रमुग्ध होकर देखा। रॉड मिला ने उनसे पूछा कि क्या ये सच में सुंदर था। उसने समझाया कि यह नज़ारा केवल इस समय ही देखा जा सकता था। मीशा ने खुशी से भरे चेहरे के साथ अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाई और हैरानी और खुशी में चिल्लाने लगी। रॉड मिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि यह घटना तीसरी मंजिल पर क्यों होती है। हकूरो ने उसी पल चिल्लाकर कहा कि यह अद्भुत था। रॉड मिला ने कहा कि जब तुम ऐसा कुछ देख सकते हो तो कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। डॉकी चुपचाप उस दृश्य को देखता रहा जो उसकी आंखों के सामने था। उसकी आंखों की पुतलियां चमक रही थीं और उसके गाल लाल हो गए थे। रॉड मिला ने डॉकी की ओर मुड़कर पूछा कि वह क्या सोचता है और क्या उसे शोध जारी रखने की इच्छा हो रही है। डॉकी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप दूर देखता रहा, क्योंकि वह पूरी तरह से उस दृश्य में खो चुका था।
कुछ ही देर में रोशनी गायब हो गई और लैबिरिंथ सामान्य अंधकार से भर गया। सभी सोने चले गए और प्रोटैगनिस्ट अपनी ड्यूटी पर बना रहा। वह आग के सामने बैठा था जबकि टीम के अन्य सदस्य आग के चारों ओर लेटे हुए थे। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने वैल्की की ओर देखा जो उस समय गहरी सोच में डूबा हुआ था। ब्यॉन ने समझा कि डॉकी की सोते हुए सांस की आवाज़ लंबे समय से नहीं सुनी गई थी। फिर मुख्य कैरेक्टर ने सोचना शुरू किया कि अगर अब तक के सभी एक्सपीरियंस गेन्स को जोड़ दिया जाए तो लगभग 50 यूनिट्स बनते हैं। अगली सुबह वे फिर से अपनी यात्रा जारी रखने लगे, रॉड मिला के पीछे चलते हुए। ब्यॉन ने समझा कि उसे लेवल 4 तक पहुंचने के लिए 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी और इसमें लंबा समय लगेगा। लेकिन अब वह 3 एसेंसेस को अब्जॉर्ब कर सकता था। पहले हारे गए मॉन्स्टर्स को याद करते हुए उसने समझा कि 2 एसेंसेस पहले ही इकट्ठी हो चुकी थीं और एक स्लॉट खाली था। इसलिए वह अपना लेवल बढ़ाने के लिए समय ले सकता था। मुख्य कैरेक्टर ने सोचना शुरू किया कि कुछ उपयोगी एसेंस जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके विचार रॉड मिला के संदेश से टूट गए जिसने कहा कि वे वहां पहुंच चुके थे। आगे देखते हुए और अपने हाथ में मशाल पकड़े हुए उसने कहा कि यहां से ऑक सेटलमेंट शुरू हो रहा था। उनसे कुछ मीटर आगे लकड़ी के खंभे, झंडे, लकड़ी के बैरल और बक्से, साथ ही एक पैलेसाइड दिखाई दे रहा था। मुख्य कैरेक्टर जानता था कि ऑक सेटलमेंट तीसरी मंजिल पर सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स वाला इलाका था और यहां केवल 8वें रैंक और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स दिखाई देते थे। उसने समझा कि कठिनाई के मामले में ये तीसरी मंजिल पर दूसरा स्थान था, लेकिन अगर वे सीधे चौथी मंजिल पर नहीं जा रहे थे तो ये शिकार के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। जब एडवेंचरर्स और सीकर्स आगे बढ़ रहे थे, हकूरो ने अपनी तर्जनी उंगली आगे करते हुए सुझाव दिया कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें ताकि बाद में वे ये तय कर सकें कि आगे क्या करना है। अचानक रॉड मिला ने हकूरो के पास आकर उसे इन्फॉर्म किया कि ऑर्क्स का एक समूह उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने उस दिशा की ओर पॉइंट किया जहां कई विशाल मांसल ऑर्क्स बड़े मेले वेपन्स लिए हुए एडवेंचरर्स की ओर बढ़ रहे थे। अचानक सबसे आगे चल रहा ऑर्क गुर्राने लगा। हकूरो ने जोर से चिल्लाकर कहा कि यह बहुत अच्छा था और उन्हें जैसा उन्होंने प्रशिक्षण लिया था वैसे ही कार्य करने का आदेश दिया। तुरंत बाद एडवेंचरर्स ने खुद को व्यवस्थित किया और अपने हथियार निकालकर आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ऑर्क्स ने गुस्से भरे चेहरों के साथ हमला किया। ऑर्क्स के समूह के पीछे एक शेमन था जिसके हाथ में एक बड़ा स्टाफ था और उसके बगल में एक और ऑर्क था जिसके हाथ में धनुष और तीर थे। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि डॉकी ने रैंक 8 का मैजिक अटैक आइस स्पीयर का उपयोग किया था। तुरंत बाद आकाश में कई आइस स्पीयर्स दिखाई दिए जिनमें से एक ने मेले वेपन वाले ऑर्क के सिर को बींध दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अपने समूह की रणनीति को समझा। उनकी योजना ये थी कि वैल्की और रॉड मिला दूर से नुकसान पहुंचाएंगे जबकि वह और हकूरो दुश्मनों को रोकेंगे। तनाव भरे चेहरों के साथ हकूरो और ब्यॉन ने अपनी ढालें आगे करके ऑर्क्स के हमलों से खुद को बचाया। मीशा का काम आने वाले दुश्मनों को एक एक करके मारना था। मीशा ने छलांग लगाए और अपने ब्लेड से 2 काटने वाले प्रहार किए जिससे ऑर्क्स के टैंडन फट गए। रॉड मिला ने शांत चेहरे के साथ अपने क्रॉसबो पर निशाना साधा। कुछ ही देर में सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि ऑर्क शेमन ने रेज स्पेल का उपयोग किया था। रॉड मिला ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखा और चिल्लाया कि शेमन एक स्पेल तैयार कर रहा था। उसी पल ऑर्क शेमन ने अपना स्टाफ ऊपर उठाया और चमकदार लाल रंग की गाड़ी मैजिकल एनर्जी को केंद्रित किया। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि ऑर्क वॉरियर की फिजिकल अटैक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता 10 सेकंड के लिए 3 गुना हो गई थी। गुस्से से भरा हुआ ऑर्क वॉरियर अपने शरीर को तनाव देते हुए आगे देख रहा था। उसी पल उसके शरीर से मैजिकल एनर्जी चमकने लगी। उसकी आंखें चमकदार लाल हो गईं। फिर ऑर्क वॉरियर ने हमला किया और हकूरो और ब्यॉन को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर तनाव भरे चेहरे के साथ देखा और समझा कि अगर मॉन्स्टर्स पहली पंक्ति को तोड़कर पीछे की पंक्ति पर हमला करते हैं तो वह खतरे में होगा। उसने रॉड मिला की ओर मुड़कर चिल्लाया कि एक ओगर ने पंक्ति तोड़ दी थी। ओगर वॉरियर गुस्से में गुर्राते हुए रॉड मिला की ओर बढ़ रहा था। रॉड मिला ने अपनी ढाल आगे करते हुए अपना दूसरा हाथ वैल्की की ओर बढ़ाया और उसे अपने पीछे खड़े होने का आदेश दिया। भ्रमित और डरा हुआ रॉड मिला उसके आदेश का पालन करता रहा। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि उसे अपनी टीम के सबसे कमजोर सदस्य डॉकी की रक्षा करनी थी। ओगर वॉरियर ने अपनी विशाल तलवार से रॉड मिला पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन वह अपनी ढाल से इस हमले को रोकने में सफल रहा। ओगर ने हैरानी से आगे देखा। इसके बाद मीशा, जो इस ऑक के पीछे से प्रकट हुई, ने अपने हाथ में एक ब्लेड पकड़े हुए समझाया कि 10 सेकंड पहले ही बीत चुके थे। फिर उसने ऑक की गर्दन पर प्रहार किया जिससे गाढ़े खून के छींटे जमीन को बरगंडी रंग में रंगने लगे। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने ऑक आर्चर को हरा दिया था, जिसके लिए उन्हें 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, और ऑक वॉरियर को भी हराया जिसके लिए उन्हें 2 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए।
एक और दर्द भरी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। इसके बाद मीशर इस गिरे हुए शरीर के पास उतरी। शेमन ने गुस्से से आगे देखते हुए जोर से गुर्राया और अपना स्टाफ आगे कर लिया। लेकिन कुछ ही पल बाद मुख्य कैरेक्टर के एक शक्तिशाली प्रहार से इस ऑक शेमन का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। तुरंत बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने ऑक शेमन को हरा दिया था, जिसके लिए उन्हें 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। एडवेंचरर्स का समूह इकट्ठा हो गया और जोश के साथ हुई घटनाओं पर चर्चा करने लगा। डॉकी ने चिल्लाकर कहा कि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मीशर ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया था। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए अपनी उंगलियों को अपनी चिन पर रखा और सोचने लगा कि लगभग 8 मिनट बीत चुके थे और उन्हें स्पष्ट रूप से नुकसान की कमी महसूस हो रही थी। फिर उसने सोचना शुरू किया कि 2 टैंक्स और एक स्काउट वाली टीम में क्या उम्मीद की जा सकती है। उसने समझा कि यह धीमा लेकिन स्थिर था। फिर अपने समूह को देखते हुए उसने महसूस किया कि यह एक अच्छा संयोजन था और उसे यह पसंद आया। उसी पल खुशी से भरा हुआ डॉकी ने पूछा कि क्या उन्होंने देखा कि उसने एक ऑक को कैसे मारा। मीशर ने उसे अपना अंगूठा दिखाते हुए चिल्लाकर कहा कि यह एक शानदार काम था। रॉड मिला ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। इसके बाद वे ऑक सेटलमेंट के बीच से गुजरते हुए लड़ते रहे। जितना वे केंद्र के करीब पहुंचते, हर समूह में मॉन्स्टर्स की संख्या उतनी ही ज्यादा होती जाती। एक बार तो उन्हें 7वें रैंक का एक ग्रेट ऑक वॉरियर भी मिला, जिसे उन्होंने बिना किसी समस्या के हरा दिया। इस जीत के लिए उन्हें 3 एक्सपीरियंस यूनिट्स मिले। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि शांत और सरल शिकार लंबे समय तक नहीं चल सकता था। कुछ ही देर बाद एक पुरुष आवाज ने एक स्पेल बोला जिससे एक शक्तिशाली आग का विस्फोट हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने इसे फैली हुई आंखों से देखा और हैरानी से खुद से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि अगर ऐसा कुछ उनके सिर पर गिरता तो क्या होता। उसी पल उनका समूह, जिसमें हकुरो जमीन पर बैठा हुआ था, अन्य लोगों के सामने खड़ा हो गया। एक आदमी जिसके हाथ में एक शानदार स्टाफ था ने अपना खुला हाथ आगे बढ़ाया और गंभीर चेहरे के साथ बोला कि ऑक सेटलमेंट जारी क्लैन का क्षेत्र था। फिर उसने उस जगह को छोड़ने का आदेश दिया। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि डंजन और स्टोन एक सिंगल प्लेयर गेम था, लेकिन इस गेम में आश्चर्यजनक रूप से कई सामग्री प्रतिबंध थे। शुरुआत में उसे मुख्य कहानी के साथ आगे बढ़ने तक मानचित्र पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में अगर वह अपना खुद का क्लैन बना सकता था तो यहाँ तक कि शिकार के मैदानों पर नियंत्रण भी ले सकता था। बेशक इसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, इसलिए वे ऐसा केवल दुर्लभ मॉब्स या मॉन्स्टर्स के लिए करते थे। हकुरो ने सीढ़ियों पर खड़े लोगों की ओर संदेह से देखते हुए फिर से पूछा, जारी? प्रोटैगनिस्ट ने खुद से पूछा कि उन्होंने तीसरी मंजिल पर इस क्षेत्र को क्यों कब्जा कर लिया था। हकुरो ने उन लोगों से बात करते हुए कहा कि उसे लगता था कि यह क्लैन 6ठी मंजिल से सक्रिय था। फिर उसने पूछा कि उन्हें ऑक सेटलमेंट की क्या जरूरत थी। उन लोगों के सामने खड़े आदमी, जो उनका नेता लग रहा था, ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि वह कुछ भी समझाने वाला नहीं था। हकुरो ने आगे देखते हुए कहा कि उसने सुना था कि कुछ क्लैन्स को उनकी योग्यता के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि यह जगह जारी क्लैन की थी। गंभीर चेहरे के साथ हकुरो ने पूछा कि वे कैसे बता सकते थे कि वे वास्तव में इस क्लैन के सदस्य थे। सीढ़ियों पर खड़े बूढ़े आदमी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि वह दिलचस्प बातें कह रहा था। हकुरो और इस बूढ़े आदमी के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। हकुरो ने कहा कि उसे अक्सर ऐसी बातें कही जाती थीं। प्रोटैगनिस्ट ने हो रही घटनाओं को देखते हुए अनुमान लगाया कि वह टीम के नेता की जिम्मेदारी के कारण इस तरह से काम कर रहा था। फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि वे कठिन रास्ते पर चल रहे थे। मीशर डर से कांप रही थी और ब्यॉन के पीछे छिप गई। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर संदेह से देखा। उसने सोचा कि वह किसी चीज से छिप रही थी। अचानक एक पुरुष आवाज ने पूछा कि क्या वह पूरी तरह से बेवकूफ थी। मीशर ने यह सुनकर डर से अपनी आंखें फैला दीं। फिर वह उस बीस्ट मैन की ओर मुड़ी जो बूढ़े आदमी के बगल में खड़ा था और उसे टॉ कहकर बुलाया। टेलर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उसने उसे बाहर ऐसा न कहने के लिए कहा था। मीशर ने डर से माफी मांगी। टेलर ने अपनी बाहों को छाती पर क्रॉस करते हुए गुस्से भरे चेहरे के साथ कहा कि अगर उसने तुरंत अपनी गलती समझ ली तो वह इतनी बेवकूफ नहीं थी। बूढ़े आदमी ने टेलर की ओर मुड़कर कहा कि वह सिर्फ सुनिश्चित करने के लिए पूछ रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या ये लड़की उसकी बहन थी। टेलर ने चिढ़कर आगे देखते हुए हाँ में जवाब दिया और कहा कि फिलहाल ऐसा ही था। बूढ़े आदमी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा कि वह सर कार्लस्टाइन के प्रति आभारी था, इसलिए उसकी बहन के लिए एक अपवाद बनाया जा सकता था। लेकिन टेलर ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए उसे रोक दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसने कहा कि वह विवरण नहीं समझा सकता था क्योंकि यह एक पारिवारिक समस्या थी, लेकिन उसके पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। बूढ़े आदमी ने हैरानी से टेलर की ओर देखा और कहा कि अगर वह ये कह रहा था तो उसे लगता था कि वे कम से कम ये तो समझा सकते थे कि उसे क्यों भगाया जा रहा था।
फिर बूढ़े आदमी ने शोधकर्ताओं के समूह की ओर मुड़कर कहा कि उन्हें ग्रेट ऑक वॉरियर की एसेंस की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यह क्लैन के आंतरिक कारणों के लिए था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली बार यह जोन मुक्त हो जाएगी, इसलिए वे उनके आभारी होंगे अगर वे कहीं और चले जाएं। मुख्य कैरेक्टर ने सोचना शुरू किया कि क्या छठी मंजिल का क्लैन ग्रेट ऑक की एसेंस की तलाश में था। उसने समझा कि यह एसेंस इतनी दुर्लभ नहीं थी। फिर उसने हैरानी से खुद से पूछा, सच में? उसी पल बूढ़े आदमी ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ में स्टाफ पकड़े हुए कहा कि उनके पास वैसे भी कोई मॉन्स्टर्स नहीं बचे थे, क्योंकि वे यहाँ थे। इसलिए उनके लिए जल्दी से चले जाना बेहतर होगा। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि अगर वे नहीं जाते तो ये लोग उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। मुख्य कैरेक्टर जानता था कि द लैबिरिंथ में मजबूत लोग नियम बनाते हैं और इसके बारे में नहीं भूलना बेहतर था ताकि कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत न करें। हकूरो ने उदास चेहरे के साथ गुस्से में बड़बड़ाया। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि ड्वार्फ टीम के लिए सबसे अच्छा चाहता था, लेकिन उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए और जीवित रहते हुए वहां से चले जाना चाहिए। चेहरे पर तनाव लाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह इसे समझता था। हालांकि उसकी बात अचानक डॉकी की चिल्लाहट से टूट गई, जिसने कहा कि वह इसे समझ लेगा। ब्यॉन ने हैरानी से डॉकी की ओर देखते हुए खुद से पूछा, डॉकी? डॉकी आगे बढ़ा और अपनी बाहें फैलाते हुए हंसने लगा। उसने कहा कि उसे देखकर खुशी हो रही थी। उसी पल वैल्की ने स्टाफ वाले बूढ़े आदमी को एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में संबोधित किया। फिर वैल्की ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम लियब वैबडाल्की था और वह रेपर डोनिया के शासक परिवार का 8वें रैंक का मेज था, जिसने अपना पूरा जीवन मैजिक को समर्पित कर दिया था। अचानक डॉकी की बात बूढ़े आदमी के शब्दों से टूट गई, जिसने कहा कि वह एक नगण्य व्यक्ति लग रहा था। डॉकी ने उलझन से आगे देखा, जबकि बूढ़े आदमी ने आत्मविश्वास से डॉकी को संबोधित करते हुए उसे आदेश दिया कि वह उसे अपना वरिष्ठ कहने की हिम्मत न करे। उसने डॉकी को फिर से अपमानित किया और कहा कि उसने कुछ बुनियादी स्पेल्स सीख लिए थे और अब एक महान मैजिशियन बनने का नाटक कर रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे आदेश दिया कि वह इन बेकार की चालों को सड़क प्रदर्शनों के लिए छोड़ दे। फिर उसने पूछा कि मैजिक को अपना जीवन समर्पित करने के अलावा और क्या करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली वैल्की की ओर पॉइंट करते हुए उसे आदेश दिया कि वह अपने अंदर थोड़ी शर्म पैदा करे और खुद को मैजिशियन कहने की हिम्मत न करे। डॉकी ने डर से आगे देखा, जबकि उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद बह रही थी। उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे सका। प्रोटैगनिस्ट ने हो रही स्थिति को देखते हुए समझा कि डॉकी पूरी तरह से विफल हो गया था। ऐसे सीधे शब्द सुनना दुखद था। हालांकि प्रोटैगनिस्ट के पास अपने विचार पूरे करने का समय नहीं था, क्योंकि हकूरो ने गुस्से में बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर पूछा कि क्या यह बहुत ज्यादा रूखा नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि यह फिर से हकूरो था और अब बहस करने का समय नहीं था। उसने समझा कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहिए। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से हकूरो की ओर देखा और कहा कि उसने सच कहा था। फिर उसने पूछा कि समस्या क्या थी। हकूरो ने गुस्से में पूछा, सच? फिर उसने गुस्से में सुझाव दिया कि वे इसे जांच लें। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि हकूरो ने डिस्चार्ज स्पेल का उपयोग किया था। उसने अपने हैमर को ऊपर उठाया और उससे बहुत सारी बिजली को केंद्रित किया। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से इसे देखते हुए मन ही मन पूछा कि क्या वह सच में छठी मंजिल के क्लैन से लड़ने जा रहा था। हकूरो ने इस एनर्जी को जारी क्लैन के सदस्यों की ओर निर्देशित करने की तैयारी की। वह गुस्से में चिल्लाते हुए हमले में कूद गया, जबकि बूढ़े आदमी ने उसे गंभीरता से देखा। लेकिन अचानक प्रोटैगनिस्ट ने जोर से हकूरो का नाम चिल्लाते हुए उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया और उसके चेहरे को जमीन पर जोर से मारा। ब्यॉन ने जारी क्लैन के सदस्यों के सामने तनाव से खड़े होते हुए शील्ड और ड्वार्फ के सिर को अपने हाथ में पकड़ रखा था। डॉकी और मीशा ने हैरानी से इसे देखा, उनकी आंखें और मुंह खुले हुए थे, और रॉड मिला ने केवल अपने फेफड़ों से भारी सांस छोड़ी। प्रोटैगनिस्ट ने उस हाथ को तनाव दिया जिससे वह हकूरो को पकड़े हुए था और उसे रुकने का आदेश दिया। फिर प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर ऊपर उठाया और समझा कि अभी क्या हुआ था। बूढ़े आदमी ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ हकूरो की ओर मुड़कर कहा कि उसकी टीम बहुत अच्छी थी। फिर उसने सुझाव दिया कि वह इस बार्बेरियन को जरूर धन्यवाद दे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वे अभी अभी लगभग मारे जा चुके थे। कुछ ही देर बाद हकूरो ने उदास चेहरे के साथ अपने समूह से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने नियंत्रण खो दिया था। रॉड मिला ने नाराजगी से हकूरो की ओर देखते हुए अपनी बाहों को छाती पर क्रॉस किया और कहा कि उसके कार्यों ने उन सभी को मार सकता था। हकूरो ने फिर से माफी मांगी। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन रॉड मिला को संबोधित करते हुए सोचा कि यह बहुत अच्छा था, क्योंकि सब कुछ उस पर दोष डालना बेहतर था ताकि वह इसे याद रखे। हालांकि रॉड मिला ने अचानक कहा कि कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उसने इस विषय को बंद करने का सुझाव दिया। प्रोटैगनिस्ट ने उलझन में रॉड मिला से पूछा कि क्या वह वास्तव में उसकी प्रशंसा कर रहा था। रॉड मिला ने जोर से सोचते हुए कहा कि हालांकि वे जल्दबाजी में थे, लेकिन उसे लगता था कि सहयोगियों के लिए खड़े होना एक अच्छा विचार था।
प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से रॉड मिलर की ओर देखते हुए पूछा कि क्या वह वास्तव में उसकी प्रशंसा कर रहा था। चिढ़े हुए चेहरे के साथ आगे देखते हुए जॉन ने भारी सांस छोड़ी और महसूस किया कि रॉड मिलर समूह का नेता बनने के लिए बहुत नर्म था। उसी समय ब्यॉन ने सोचा कि अगर वह उसकी जगह होता तो वह निश्चित रूप से गुस्से में बड़बड़ाता। मीशा ने अपना हाथ सिर के पीछे रखते हुए अपने समूह से माफी मांगी और कहा कि उसकी भागीदारी के बिना स्थिति से निपटना बहुत आसान होता। डॉकी ने तुरंत इनकार करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया कि यह सच नहीं था और उसके बिना उन्हें बस भगा दिया जाता। फिर डॉकी ने मीशा से कहा कि वह ऐसी बातें न कहे। मीशा ने मुस्कुराते हुए वाल्की की ओर मुड़कर कहा, जिसके बाद हकूरो हंसते हुए कहा कि यह एक अजीब लेकिन ईमानदार सांत्वना थी। प्रोटैगनिस्ट ने हो रही घटनाओं को देखते हुए समझा कि माहौल पूरी तरह से बदल गया था। उसे हमेशा ऐसे पलों से असहजता महसूस होती थी। उसी पल उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और उसने खुद से पूछा कि क्या वह वास्तव में यहाँ अजीब था। मीशा ने बात शुरू की कि वह अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी थी जो एक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकी थी। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि बीस्टमैन प्राचीन जानवरों की आत्माओं, जिन्हें स्पिरिचुअल बीस्ट्स कहा जाता है, के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग रूप ले सकता है। कुछ लोग ऐसे जानवरों को बुलाते हैं जो लड़ाई में मदद करते हैं, जबकि कुछ उनकी आत्माओं में समा जाते हैं जिससे उनकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जो उन्हें विशेष क्षमताएं देते हैं। हालांकि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समस्या ये थी कि मीशा कार्लस्टाइन परिवार की सीधी वारिस थी और वह स्पिरिट को नहीं बुला सकती थी, जिससे उसने अपने परिवार को शर्मिंदा किया। हल्की मुस्कान के साथ मीशा ने बताया कि उसके अपने भाई बहनों के साथ बचपन में अच्छे संबंध थे। उसके मन में बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। फिर उसने बताया कि कैसे वयस्क होने पर जब स्पिरिट बीस्ट ने उसे नहीं चुना तो सभी ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि कैसे उसके रिश्तेदारों ने उसे तीखे और घृणा भरे स्वर में बोला कि वह उन्हें छुए नहीं। मीशा ने अपने समूह को बताया कि सभी उसे हाफ ब्रीड कहते थे और कहते थे कि उसका खून गंदा है। फिर उसने अपना उपनाम बताया, इलेजिटिमेट चाइल्ड। उसने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि उसकी माँ उसके जन्म के तुरंत बाद मर गई थी और सच बताने का समय नहीं था। वह ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और लड़ना सीखा। फिर उसने अपनी कहानी समाप्त करते हुए समझाया कि इस तरह वह एक रिसर्चर बन गई। हकूरो ने सम्मान के साथ मीशा को संबोधित करते हुए उसके हाथ अपने हाथों में लिए और कहा कि उसने बहुत कुछ सहा था और इसके बारे में बात करना शायद मुश्किल था। फिर उसने उसके लिए धन्यवाद दिया। मीशा ने इनकार करना शुरू कर दिया और चिल्लाई कि वह उन्हें वास्तविक साथी मानती थी और इसीलिए उसने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी। हकूरो हंसते हुए कहा कि वह खुश था कि उसने ये समझा। मुख्य कैरेक्टर ने उलझन में इस बातचीत को देखते हुए खुद से पूछा कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। फिर उसने मन ही मन पूछा कि क्या ये बातचीत खत्म हो सकती है। हकूरो ने मुस्कुराते हुए मीशा की ओर मुड़कर उससे अपने बारे में बताने की अनुमति मांगी। मुख्य कैरेक्टर ने इस पर हैरानी जताई, लेकिन तुरंत हकूरो ने अपनी कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह एक ब्लैकस्मिथ बनने का सपना देखता था, लेकिन उसमें प्रतिभा की कमी थी। 10 साल तक वह प्रिपैरेटरी ट्रेनिंग पूरा नहीं कर सका और यह उसके रिसर्चर बनने का एक कारण था। 30 साल की उम्र में उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे भागना पड़ा। डॉकी ने आंखों में आंसू लिए अपने हाथ को छाती से लगाते हुए चिल्लाया कि वह सुनिश्चित था कि वह उनमें से सबसे कम प्रतिभाशाली था। डॉकी ने जोर से बताना शुरू किया कि कैसे उसने अपने परिवार के दर्जे के कारण मैजिशियन बनने का रास्ता पाया, लेकिन उसमें मैजिक टावर में प्रवेश करने की प्रतिभा नहीं थी। उसने कहा कि अगर वह एक वास्तविक मैजिशियन होता तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसे थोड़ा सम्मान दिखाता। हकूरो ने सम्मान के साथ वाल्की की ओर मुड़कर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा कि वह बूढ़ा आदमी एक बुरा इंसान था, न कि वह। फिर हकूरो ने चिल्लाकर कहा कि वह एक महान मैजिशियन था। वाल्की ने इन शब्दों के लिए हकूरो को धन्यवाद दिया। मुख्य कैरेक्टर ने इस स्पष्ट संवाद को मुंह फैलाए देखते हुए मन ही मन पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। रॉड मिलर ने भी शांत चेहरे के साथ आगे देखा और कहा कि वह कई टीमों में रह चुका था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। मुख्य कैरेक्टर ने उससे सहमति जताई, लेकिन उसके पास ये पूछने का समय नहीं था कि क्यों। रॉड मिलर ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा कि उसे भी माफी मांगनी चाहिए। मुख्य कैरेक्टर ने ईमानदारी से हैरान होकर रॉड मिलर की ओर देखा और मन ही मन पूछा, क्या वह भी। रॉड मिलर ने बताना शुरू किया कि जब हकूरो और मीशा ने उम्र और अनुभव के बारे में बात की तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने समझाया कि यह सब उसकी घृणित ईर्ष्या के कारण हुआ। फिर मुस्कुराते हुए रॉड मिलर ने कहा कि उसे लगता था कि उन्हें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे इंसान के रूप में पैदा नहीं हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या सहना पड़ा। हकूरो ने हैरानी से रॉड मिलर की ओर देखा और पूछा, सच में। फिर उसने पूछा कि क्या रिसर्चर्स और इंसानों के पास फायदे नहीं हैं। मीशा ने भी मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी बंद करके चिल्लाया कि यह सच में ऐसा था।
फिर उसने कहा कि इंसान ऑरा का उपयोग कर सकते हैं और एलिमेंटालिस्ट्स साधारण मैजिशियंस या प्रीस्ट्स बन सकते हैं। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि यह केवल एक माइनॉरिटी हो सकता है जो प्रतिभा दिखाता है, लेकिन उसने फैसला किया कि यहाँ चुप रहना बेहतर होगा। हकूरो ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए पूछा कि क्या उनकी पूरी टीम हारे हुओं की थी। फिर हकूरो ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि यह बहुत अच्छा था और उन्हें एक दूसरे की कमियों को पूरा करना चाहिए। खुश डॉकी ने चिल्लाकर कहा कि वह उपयोगी होने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। मीशा ने भी कोशिश करने का सुझाव दिया और हकूरो ने आशा व्यक्त की कि यह टीम लंबे समय तक बनी रहेगी। केवल मुख्य कैरेक्टर उलझन में ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि वे सभी अपनी समस्याओं को सामने रख रहे थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। वह अकेला रह गया। उसी पल एडवेंचरर्स के समूह के सभी सदस्य ब्यॉन की ओर देखने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने डर से खुद से पूछा कि वे उसकी ओर क्यों देख रहे थे, जैसे वे कुछ उम्मीद कर रहे थे। फिर उसने अनुमान लगाया कि अगर वह कुछ नहीं कहता तो वे उसे भगा देंगे। मुख्य कैरेक्टर ने जल्दी से खुद से पूछा कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने समझा कि वह ऐसे समूहों के आदी नहीं था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने अपने पूरे शरीर को तनाव देते हुए और सिर ऊंचा करके चिल्लाया कि वह मां के बिना रह गया था। ये जोरदार चिल्लाहट हर किसी के दिमाग में गूंज गई जिसने इसे सुना। डॉकी और हकूरो ने ब्यॉन की ओर देखा और फिर चिढ़े हुए ब्यॉन ने भी उनकी ओर देखते हुए मन ही मन पूछा कि क्या ये पर्याप्त नहीं था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने चिल्लाकर कहा कि उसकी मां की मृत्यु उसके जन्म के समय हुई थी और उसके पिता लैबिरिंथ में चले गए और वापस नहीं आए जब वह छोटा था। फिर तनाव से भरे ब्यॉन ने अपना हाथ छाती से लगाते हुए कहा कि अब वह एक वयस्क था, लेकिन वह उन्हें देख नहीं सकता भले ही वह चाहे। ब्यॉन के इस इजहार के बाद सभी लंबे समय तक चुप रहे और हैरानी से उसकी ओर देखते रहे। मुख्य कैरेक्टर ने मन ही मन अपने समूह से पूछा कि वे कैसे कर रहे थे। फिर ब्यॉन ने सोचा कि उसने झूठ नहीं बोला था क्योंकि एना ने उसे इसके बारे में बताया था। सहानुभूति भरे चेहरे के साथ रॉड मिला ने ब्यॉन को संबोधित करते हुए कहा कि उस उम्र में यह उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा। मीशा ने आंखों में आंसू लिए ब्यॉन की ओर देखा और उससे माफी मांगी कि उसने अपने परिवार के बारे में शिकायत की थी और उसे इसके बारे में पता भी नहीं था। डॉकी ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए पूछा कि वह पूरी तरह से ठीक होने का नाटक कैसे करता था। हकूरो ने कांपते हुए ब्यॉन को संबोधित करते हुए उसका बड़ा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि अगर वह चाहे तो वह उसके माता पिता की जगह ले सकता है। मुख्य कैरेक्टर ने तेजी से अपना हाथ हकूरो के हाथों से खींच लिया और चिल्लाया कि सब कुछ ठीक था। उसी पल उसने मन ही मन उन्हें बोला कि वे उसे अकेला छोड़ दें। इस समय भावुक हो चुके रिसर्चर्स के समूह ने कहा कि वह उनकी टीम में सबसे छोटा था। हकूरो ने अपनी आंखों पर हेलमेट खींचते हुए उससे कहा कि वह उनके सामने खुद को रोके नहीं। प्रोटैगनिस्ट ने इस प्रतिक्रिया को देखते हुए सोचा कि वह किसी तरह समूह का सबसे दयनीय सदस्य बन गया था। फिर उसने फैसला किया कि उसे परवाह नहीं थी और ये तथ्य कि उसकी मां नहीं थी सच नहीं था। इससे भी ज्यादा वह एक मंचकन बार्बेरियन था जिसने 3 महीनों में 7वें रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया कि यह खेल की वास्तविकता में एक बार्बेरियन था जो मौत के कगार पर संतुलन बना रहा था। मीशा चिंतित होकर ब्यॉन की ओर मुड़ी और पूछा कि उसे क्या हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने उलझन में आगे देखा, उसके विचारों ने उसे परेशान कर दिया था। फिर मीशा ने सुझाव दिया कि वह अपनी मां के बारे में सोचकर परेशान था। प्रोटैगनिस्ट ने खोए हुए नजरिए से आगे देखा और खुद से पूछते हुए बड़बड़ाया कि उसकी जिंदगी इतनी दयनीय क्यों थी। जब डॉकी और मीशा ने प्रोटैगनिस्ट को शांत करने की कोशिश की और कहा कि अगर उसे अपने परिवार की याद आती है तो ये ठीक है, तो मीशा ने कहा कि वह उसकी बहन बन सकती है। रॉड मिला ने हकूरो की ओर मुड़कर पूछा कि वे अब आगे क्या करने वाले थे। हकूरो ने जवाब दिया कि वह विचेस फॉरेस्ट जाने के बारे में सोच रहा था। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने विचेस फॉरेस्ट के बारे में सुनकर होश में आया। मीशा ने फिर से पूछा, विचेस फॉरेस्ट? फिर उसने पूछा कि क्यों नहीं ग्रीनटेल स्वॉम्प चला जाए। रॉड मिला ने उसे बताया कि वहां पहुंचने में 6 दिन लगेंगे। डॉकी ने पूछा कि चौथी मंजिल के बारे में क्या। डॉकी ने कहा कि उसने सुना था कि विचेस फॉरेस्ट योद्धाओं के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। हकूरो ने अपनी बाहों को छाती पर क्रॉस करते हुए कहा कि उनके लिए चौथी मंजिल पर जाना अभी बहुत जल्दी था। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए सोचा कि यह एक दृढ़ निर्णय था। कुछ ही देर बाद हकूरो ने कहा कि उसने कई टीमें देखी थी जिन्होंने कठिनाई को कम आंका और वहां मर गईं। उसने कहा कि जब वे टीम वर्क पर काम कर लेंगे तब वहां जाना देर नहीं होगी। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए सोचा कि विचेस फॉरेस्ट एक ऐसा इलाका था जहां केवल तब जाया जाता था जब बिल्कुल जरूरी हो, क्योंकि यह शिकार के लिए एक खराब जगह थी। फिर प्रोटैगनिस्ट ने सोचना शुरू किया कि हकूरो इतना जोर क्यों दे रहा था, क्योंकि चौथी मंजिल भी बेहतर नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि चौथी मंजिल पर 7वें और 8वें रैंक के मॉन्स्टर्स थे, जैसे कि तीसरी मंजिल पर। हालांकि कभी कभी छठे रैंक का भी सामना होता था। उसने समझा कि यह काफी दुर्लभ था और आप वहां 4 दिन तक चल सकते थे और केवल एक ही ढूंढ सकते थे।
लेकिन मुद्दा ये था कि एडवेंचरर्स को वहां इन प्रतिनिधियों से मिलना ही पड़ता था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचना शुरू किया कि वह वहां कई बार मर चुका था क्योंकि वह वहां बिना तैयारी के गया था। उसे याद आया कि कैसे जब वह खेल खेल रहा था तो उसने अपना सिर पकड़कर चिल्लाया था कि उसे लगा था कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी पल उसकी स्क्रीन पर दिखाया गया कि उसका कैरेक्टर मर गया था। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि हकूरो की चिंताएं स्पष्ट थीं, लेकिन फिर वह उसकी ओर मुड़ा और गंभीर चेहरे के साथ कहा कि उसे लगता था कि उन्हें चौथी मंजिल पर जाना चाहिए। एडवेंचरर्स का समूह हैरानी से ब्यॉन की ओर देखने लगा, जिसने उन्हें यह ऑफर दिया था। उसने तर्क दिया कि हकूरो और वह काफी मजबूत टैंक्स थे और छठे रैंक के मॉन्स्टर के खिलाफ भी वे भागने का मौका बना सकते थे। उसी पल ब्यॉन सोच रहा था कि ईमानदारी से कहें तो वैम्पायर की एसेंस के साथ उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उसने समझा कि निश्चित रूप से उनके पास पर्याप्त नुकसान नहीं था, लेकिन टीम में एक मेज और 2 अनुभवी रिसर्चर थे, इसलिए उसे विश्वास था कि शिकार धीमा होगा, लेकिन साथ ही उन्हें चौथी मंजिल पर महारत हासिल करनी चाहिए। मीशा ने उसकी बात सुनते हुए डॉकी की ओर मुड़कर कहा कि ब्यॉन सही बात कह रहा था, लेकिन वह चिंतित थी क्योंकि वह एक बार्बेरियन था। डॉकी, जो उसकी बात सुन रहा था, उसके विचारों से सहमत हुआ। फिर मीशा ने कहा कि एक टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। उसने सुझाव दिया कि इस बार उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए। वैल्की ने कहा कि उसे लगता था कि इससे कुछ बुरा नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट ने उनकी बातें सुनते हुए गुस्से में फुसफुसाया और मन ही मन उन्हें डांटा, क्योंकि उसने सुना था कि वे क्या बात कर रहे थे। हकूरो ने कहा कि उसे अभी भी लगता था कि यह खतरनाक था, लेकिन फिर उसने वोट का सुझाव दिया। इस वोट के परिणामस्वरूप उन्होंने चौथी मंजिल पर जाने का फैसला किया। रॉड मिला के पीछे चलते हुए उनकी छोटी और ब्यॉन की राय में दयनीय टीम चौथी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हो गई। लैबिरिंथ में प्रवेश करने के 3 दिन बाद रॉड मिला ने अपने हाथ में वस्तु को देखते हुए सुझाव दिया कि वे यहां रात बिताएं। हकूरो ने रॉड मिला की ओर मुड़कर कहा कि उनके पास अभी भी पर्याप्त ताकत थी। फिर उसने सुझाव दिया कि शायद उन्हें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। रॉड मिला ने उसे जवाब दिया कि उन्हें उसी तरह की उपयुक्त जगह ढूंढने में 3 घंटे लगेंगे। हकूरो ने फिर से पूछा और फिर कहा कि ऐसे में वे यहीं रुकेंगे। जब मीशा ने वैल्की की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह सूखा मांस चाहता था, तो वैल्की ने उसे धन्यवाद दिया और इसे स्वीकार कर लिया। मुख्य कैरेक्टर ने अपने हाथ में घड़ी को देखते हुए सोचा कि यह 9 बजे था और यह पहले और दूसरे दिन के कैंप के समान समय था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने सोचना शुरू किया कि ऐसा लग रहा था कि रॉड मिला ने बाकी दूरी और गति के आधार पर भविष्य के आराम करने की जगह चुनी थी। मुख्य कैरेक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि यह बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन यह प्रभावशाली था, खासकर एक लैबिरिंथ में जहां दिन और रात की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी। मुख्य कैरेक्टर ने रॉड मिला की ओर मुड़कर पूछा कि कल के लिए उनकी क्या योजना थी। रॉड मिला ने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज के टुकड़े को देखते हुए सुझाव दिया कि उसे लगता था कि वे दोपहर के भोजन से पहले विचेस फॉरेस्ट पहुंच जाएंगे। ये सुनकर मुख्य कैरेक्टर ने देखा कि रॉड मिला ने जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर उसने उसकी तुलना एक चलते फिरते जीपीएस नेविगेटर से की। उसने सोचा कि एक अनुभवी खोजकर्ता से उसे और कुछ उम्मीद नहीं थी। रॉड मिला ने ब्यॉन की ओर मुड़कर कहा कि जंगल से गुजरने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने कहा कि सभी के लिए अच्छी तरह से आराम करना बेहतर होगा। फिर उसने पूछा कि क्या वह पहली ड्यूटी पर होगा। एडवेंचरर्स का समूह, जो जलती हुई आग के पास बैठा था, सोने चला गया और मीशा ने सभी को शुभ रात्रि कहा। कुछ समय बाद रॉड मिला ने अचानक ब्यॉन को नाम से संबोधित किया। मुख्य कैरेक्टर ने हैरानी से आगे देखते हुए पूछा कि क्या उसकी बारी थी। रॉड मिला ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए कहा कि अभी उसकी बारी नहीं थी। मुख्य कैरेक्टर ने अचानक खड़े होकर पूछा, मॉन्स्टर्स? रॉड मिला ने तीखे और संक्षिप्त तरीके से जवाब दिया, सब कुछ यहाँ है। मुख्य कैरेक्टर ने इस शब्द के बारे में सोचना शुरू किया, यह अनुमान लगाते हुए कि वह मॉन्स्टर्स और खोजकर्ताओं के बारे में बात कर रहा था। अचानक जंगल में मदद के लिए जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी। मुख्य कैरेक्टर, जो आग के पास जमीन पर बैठा था, ने पूछा, क्या वे उन लोगों की तरह दिखते हैं जिनका वे पीछा कर रहे हैं? रॉड मिला ने हाँ में जवाब दिया और फिर कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं था। फिर रॉड मिला ने उससे पूछा कि क्या उसे पोर्टल से बाहर निकलते समय हुए हमले की याद थी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से रॉड मिला की ओर देखते हुए कहा कि सब कुछ एक जाल की तरह लग रहा था, जो उन लोगों के लिए बिछाया गया था जो भाग गए थे। रॉड मिला ने गंभीर चेहरे के साथ उस दिशा में देखते हुए जहां से चिल्लाहट आ रही थी, इस अनुमान की पुष्टि की और कहा कि अब वह उसी गंध को महसूस कर सकता था। हकूरो ने तनाव से आगे देखते हुए जोर से पूछा, क्या तुम मरॉडर्स के बारे में बात कर रहे हो? रॉड मिला ने हाँ में जवाब दिया और फिर जोर से सोचना शुरू किया कि उसे कारण नहीं पता था, लेकिन उसे लग रहा था कि वे उन्हें निशाना बना रहे थे और अब उन्हें धोखा देने के लिए मुसीबत में फंसे लोगों का नाटक कर रहे थे। मीशा ने तनाव भरे चेहरे के साथ अपने हाथ में एक डैगर पकड़े हुए पूछना शुरू किया कि फिर वे क्या करेंगे। इसके बाद मीशा ने चिल्लाकर कहा कि वे लगभग यहाँ थे।
अचानक उनकी ओर आ रहे लोगों ने आग देखी और जोर से चिल्लाने लगे, आग। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सिर पर हेलमेट पहना और कहा कि वह इस मौके का फायदा उठाएगा। फिर धमकी भरे अंदाज में अपने हाथ में मेज को दबाते हुए उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा कि अगर वे सुनिश्चित नहीं थे तो वे हस्तक्षेप न करें। 3 रिसर्चर तेजी से ब्यॉन के पास पहुंचे और मदद मांगने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने अचानक उन्हें रुकने बोला। ये रिसर्चर डरे हुए चेहरों के साथ आगे देखते हुए जगह पर रुक गए। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सामने शील्ड रखते हुए उन्हें आगे न बढ़ने बोला और चेतावनी दी कि अगर वे एक कदम भी आगे बढ़े तो वह उनकी खोपड़ी तोड़ देगा। सामने खड़ी रिसर्चर लड़की ने डरते हुए मदद मांगना शुरू किया और बताया कि उनके समूह के अन्य सदस्य मर चुके थे। फिर इस लड़की ने कहा कि वे उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देंगे। उसी पल डरे हुए रिसर्चर्स के पीछे कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर ऑर्क्स थे। प्रोटैगनिस्ट ने भावनाहीन होकर उन्हें अपने हथियार जमीन पर फेंकने बोला। रिसर्चर लड़की, जो पहले ब्यॉन से बात कर रही थी, चिल्लाने लगी कि उनके पीछे मॉन्स्टर्स थे। एक अन्य आदमी ने पूछा कि क्या ये वाकई जरूरी था। प्रोटैगनिस्ट ने उन ऑर्क्स की ओर देखा जो अपने हाथों में मेले वेपन्स पकड़े हुए स्थिति को देख रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि ये ऑर्क्स केवल देख रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे एक समूह में शामिल हो गए थे। फिर प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि इस तरह ये और भी आसान था। धमकी भरे अंदाज में सामने खड़े रिसर्चर्स को संबोधित करते हुए उसने कहा कि यह उनकी पसंद थी, या तो वे अपने हथियार जमीन पर फेंक दें या भाग जाएं। रिसर्चर्स ने डर से भरे चेहरों के साथ आगे देखा और जल्द ही इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और फिर मदद मांगने लगे। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट ने रॉड मिला को संबोधित करते हुए कहा कि वह हथियार इकट्ठा करे। रॉड मिला ने इस अनुरोध का पालन किया। ऑर्क्स ने अपने फेफड़ों से भारी सांस छोड़ी और निराश होकर विपरीत दिशा में मुड़ गए, रात के जंगल में गहराई तक चले गए। ये देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने अनुमान लगाया कि ये ऑर्क्स पीछे हट रहे थे क्योंकि वे एक बड़े समूह पर हमला नहीं करना चाहते थे। फिर प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि ये मॉन्स्टर्स बहुत चालाक थे। अचानक एक महिला आवाज ने प्रोटैगनिस्ट को संबोधित किया और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। वह इस आवाज की ओर मुड़ा और देखा कि यह लाल गालों वाली एक लड़की थी जो फटे हुए धार्मिक वस्त्र पहने हुए थी। इस लड़की ने कहा कि उसका नाम एलिजा था और उन्होंने उनकी जान बचाई थी। अचानक हकूरो ने अपना गला साफ किया क्योंकि उसने एलिजा के पहने हुए फटे स्कर्ट को देखा था। फिर लाल गालों के साथ हकूरो ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से कुछ जटिल था। प्रोटैगनिस्ट ने हकूरो के व्यवहार को देखते हुए सोचा कि वह एक मूर्ख ड्वार्फ था क्योंकि वह पहले ही उसकी उपस्थिति से विचलित हो गया था। फिर रिसर्चर लड़की ने अपना परिचय दिया, जिसने अपनी हथेलियों को अपनी छाती की ओर पॉइंट करते हुए कहा कि उसका नाम एटा टाइसन था। उसके पास खड़े आदमी ने कहा कि उसका नाम हंसागो था। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से आगे देखा जबकि उसके मन में अपनी पहली यात्रा पर मिले हंस की छवि उभर आई। प्रोटैगनिस्ट ने सोचना शुरू किया कि पहला मरौडर जिससे वह मिला था वह भी हंस था। फिर उसने सोचा कि यह एक अद्भुत संयोग था। हंसागो ने कहा कि यह एक काफी सामान्य नाम था। फिर वह ब्यॉन की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वह दूसरे हंस को जानता था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे जवाब दिया कि यह सच लग रहा था और फिर उसने सोचा कि दूसरा हंस पहले ही मर चुका था। एलिजा ने लाल गालों के साथ नाटकीय ढंग से अपने गाल से एक आंसू पोंछा और कहा कि वह ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि उनके साथ क्या होता अगर वे उनसे नहीं मिलते। फिर एलिजा ने चिल्लाकर कहा कि शायद ये देवी वीटर्स थी जो उनकी रक्षा कर रही थी। रॉड मिला ने हैरानी से एलिजा की ओर देखते हुए अपनी आंखें और मुंह खोलकर उससे फिर से पूछा, वीटर्स? फिर उसने एलिजा से पूछा कि क्या वह एक प्रीस्टेस थी। एलिजा ने हाँ में जवाब दिया और नाटकीय ढंग से प्रार्थना के लिए खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा कि वह प्रकाश की देवी की सेवा करती है जो रिसर्चर्स और रिश्तों की रक्षा करती है। फिर उसने कहा कि यह तारा जो शाम को उगता है उनका मार्गदर्शन करता है। प्रोटैगनिस्ट ने एलिजा के व्यवहार को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह वाकई चाहती थी कि वह इस बकवास पर विश्वास करे। फिर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वे पहले से ही जानते थे कि ये मरॉडर्स थे जो एक प्रीस्टेस का नाटक कर रहे थे। हंसागो ने एलिजा के पास जाकर पूछा कि क्या वह उसके घाव को देख सकती है। एलिजा ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से आगे देखा। वह हैरानी से देख रहा था कि कैसे एलिजा ने होली मैजिक का उपयोग करके हंसागो के घाव पर चमकदार प्रकाश का प्रभाव डाला। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट ने खुद से पूछा कि क्या उसने एक डिवाइन स्पेल का उपयोग किया था। हकूरो ने भी उलझन में आगे देखते हुए पूछा, तो क्या यह एक वास्तविक प्रीस्टेस है? मीशा ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ रॉड मिला की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह सुनिश्चित था कि उससे गलती नहीं हुई थी। रॉड मिला ने भी उलझन में आगे देखते हुए अपनी आंखें और मुंह खोलकर कहा कि यह नहीं हो सकता था। मुख्य कैरेक्टर ने उसकी भावना को समझा क्योंकि डंजन्स एंड स्टोन्स की दुनिया में प्रीस्ट्स पवित्र और शुद्ध प्राणी होते हैं जबकि लोग बहुत धार्मिक विश्वासी होते हैं।
हालांकि अलीजा आगे बढ़ी और अपने हाथ को छाती से लगाते हुए पूछा, क्या ये प्रमाण है? फिर वह एडवेंचरर्स के समूह की ओर मुड़ी और पूछा कि क्या वे अब उन्हें उनके हथियार वापस कर सकते हैं। मुख्य कैरेक्टर ने तीखे तरीके से ना में जवाब दिया। अलीजा ने हैरानी से आगे देखते हुए फिर से पूछा। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा कि उसे समझ आ गया था कि वह एक प्रीस्टेस थी, और फिर उसने पूछा, तो क्या? प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि प्रीस्टेस का आधिकारिक दर्जा केवल लोगों के लिए काम करता था, जबकि द बार्बेरियंस एक अलग नस्ल थे जिनकी अलग आस्था थी। प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें घूरते हुए बोला कि पहले वे उन्हें उनकी जान बचाने के लिए इनाम दें। उसी पल प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्या वह होली एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकती थी या नहीं। उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अलीजा ने उदास चेहरे के साथ अपना सिर नीचे झुकाया और अपने फेफड़ों से भारी सांस छोड़ी। उसने इनाम के बारे में सोचना शुरू किया और जोर से कहा कि उसने ऐसी सेवाओं के अस्तित्व के बारे में सुना था। फिर उसने पूछा कि वे कितना चाहते थे। प्रोटैगनिस्ट ने 2 मिलियन स्टोन्स की मांग की और सुझाव दिया कि उसे लगता था कि उनकी जान इसके लायक थी। अलीजा ने मदद के लिए ब्यॉन की ओर देखते हुए जवाब दिया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उसने सुझाव दिया कि वे ये राशि तब देंगे जब वे यहाँ से बाहर निकलेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने तीखे तरीके से ना में जवाब दिया और कहा कि वह उन लोगों पर भरोसा नहीं करता था जो उसकी जनजाति से नहीं थे। फिर उसने समझाया कि अगर पैसे नहीं हैं तो उन्हें चीजें देनी होंगी। अलीजा के पीछे खड़े एडवेंचरर्स की ओर मुड़ते हुए ब्यॉन ने कहा कि उनका कवच बिल्कुल सही होगा। एटा और हंस आगो ने हैरानी से आगे देखा। कुछ ही देर बाद हंस आगो ने अपने शरीर से धातु के कवच के हिस्से हटाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी जान निश्चित रूप से अधिक मूल्यवान थी। फिर उसने इससे सहमत होने का सुझाव दिया। ब्यॉन की योजना थी कि वह उनसे जितने संभव हो सके उतने सामान लेकर शुरुआत करे। इसके बाद रिसर्चर्स के समूह ने पूछा कि क्या वे अब आराम कर सकते थे। ब्यॉन के समूह ने हाँ में जवाब दिया और उन्हें आग के पास आने के लिए आमंत्रित किया। उसी पल ब्यॉन ने अपनी हथेली में मेज का हैंडल मजबूती से पकड़ा और सोचा कि किसी भी खेल में अगली योजना की जरूरत होती है। अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर किसी को चोट लगी हो तो वह उसे ठीक कर सकती है। उसी पल वह पीछे मुड़ी। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में आगे देखते हुए अपना विशाल मेज ऊपर उठाया, ये समझते हुए कि किसी भी खेल में मुख्य योजना हीलर को पहले मारना होता है। अलीजा ने हैरानी से देखा कि ब्यॉन उसकी खोपड़ी को मेज से कुचलने की योजना बना रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे हैरान अलीजा का सिर उसके शरीर के साथ अलग हो गया। ये शक्तिशाली प्रहार अलीजा को एक लंबी दूरी तक फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सामने खून से सने हुए मुट्ठी और मेज को पकड़ रखा था। हकूरो ने सदमे में चिल्लाया। डॉकी ने भी हैरानी से ब्यॉन को संबोधित करते हुए चिल्लाया। मीशर ने भी चिल्लाया। इसके बाद जंगल से अभी अभी निकले एडवेंचरर्स ने पूछा कि वह क्या कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने फेफड़ों से हवा छोड़ते हुए एक जंगली मुस्कान के साथ दूसरों से माफी मांगी और इस कार्रवाई को इस तथ्य से समझाया कि उसका हाथ झटक गया था। फिर उसने कहा कि उसे लगता था कि वे मरॉडर्स हो सकते थे। उसने कहा कि वह खुद के साथ कुछ नहीं कर सकता था। एटा ने अपना सिर हाथों से पकड़ लिया और डर से कांपते हुए चिल्लाई कि अब वे सभी मर जाएंगे। हंसागो भी डर से कांप रहा था और चिल्ला रहा था कि यह सब इस आदमी की वजह से हो रहा था। अचानक एटा और हंसागो ने हैरानी से अपने सामने देखा। प्रोटैगनिस्ट ने उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए खुद से पूछा कि वे क्या देख रहे थे। अचानक के मुंह से खून के छींटे अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। हंसागो ने हैरानी से इसे देखा, जबकि एटा अपने घुटनों पर गिर गई। उसके सिर को गाढ़ी काले मैजिकल एनर्जी ने घेर लिया था और वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब व्यर्थ था। हकूरो ने डर से इसे देखते हुए वैल्की की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसने ये किया था। वैल्की ने भी डर से चिल्लाकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया। हवा में तैरता हुआ शरीर एक भयानक आवाज में बोला कि यह बहुत अजीब था। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, जबकि यह आवाज पूछ रही थी कि उसे कैसे पता चला कि वह दुश्मन थी। यह अलीजा थी, जिसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी खोपड़ी विकृत हो गई थी और उसके चेहरे का आधा हिस्सा ब्यॉन के मेज के शक्तिशाली प्रहार से लगभग गायब हो गया था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी पुतलियां चमकदार भयानक रंग की थीं। पागलपन भरी मुस्कान के साथ आगे देखते हुए अलीजा ने ब्यॉन से अपना सवाल पूछा। अलीजा ने बेकाबू और शैतानी ढंग से हंसना शुरू कर दिया। उसी पल उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से विकृत हो गया, जैसे कि वह इंसान जैसी कुछ भी नहीं थी। उसके पैर कई बार मुड़ गए थे, जैसे कि उनमें हड्डियां नहीं थीं, और उसकी रीढ़ और बाहें विकृत हो गई थीं। पागलपन भरी मुस्कान के साथ अलीजा ने चौड़ी आंखों से आगे देखते हुए चिल्लाया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। मुख्य कैरेक्टर ने तनाव से उसकी ओर देखते हुए खुद से पूछा कि उसकी जिंदगी कभी सामान्य क्यों नहीं होती। रॉड मिला ने डर से आगे देखते हुए उलझन में खुद से पूछा कि यह क्या था। मीशा भी उलझन में डर से कांपते हुए और अपने हाथ में ब्लेड पकड़े हुए आगे देख रही थी। मुख्य कैरेक्टर ने अपने सहयोगियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए सोचा कि वे ऐसे जम गए थे जैसे उन्होंने एक कॉप्स गोलम देखा हो।
फिर उसने अचानक आगे बढ़कर उन्हें शांत रहने बोला और कहा कि वह खुद इसका पता लगाएगा। कुछ ही पल बाद मुख्य कैरेक्टर ने एलिजा की खोपड़ी पर मेज से एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसके सिर के पीछे से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। हकूरो ने हैरानी से इसे देखते हुए अपनी आंखें और मुंह खोलकर ब्यॉन से पूछा कि वह क्या कर रहा था और क्यों वह लाशों को मार रहा था। फिर उसने उलझन में पूछा कि उसे क्या हुआ था। मुख्य कैरेक्टर ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए उसे बताया कि उसने उसे डरा दिया था और सबसे अच्छा बचाव हमला था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने मन ही मन बड़बड़ाया कि अगर यह बेकार चीज फिर से जीवित हो गई तो इसका मतलब केवल एक ही विकल्प था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि वह के की प्रीस्टेस थी। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि के प्रीस्ट एक छिपी हुई क्लास है जो एक प्रीस्ट को 5वीं मंजिल तक पहुंचने पर मिलती है। ये कई लड़ाई स्पेल्स और कर्सेस देती है और साथ ही डार्क और लाइट मैजिक का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देती है। बेशक इसकी कमजोरियां भी थीं। के एक बुरा देवता था और इसलिए अगर एक व्यक्ति जो के प्रीस्ट है का पता चल जाता है तो उसका सिर काट दिया जाएगा। पूर्ण उपयोग के लिए उसे नियमित रूप से जीवित प्राणियों की बलि देनी पड़ती है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने अनुमान लगाया कि शायद इसी कारण एलिजा एक मरॉडर बन गई थी, क्योंकि लैबिरिंथ में शिकार ढूंढना सबसे आसान था। अचानक हंसागो ने अपनी गर्दन पकड़ ली, जबकि उसके मुंह से गाढ़े खून के छींटे निकलने लगे। काले मैजिकल एनर्जी ने उसकी गर्दन को दबा दिया, जबकि हंसागो बेकार में चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने एलिजा खड़ी थी, जो उसकी ओर काले जादू को निर्देशित कर रही थी। उसी पल उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक भयानक काले खोपड़ी से बना था और दूसरा आधा उसका सामान्य चेहरा था। एलिजा ने अपने फेफड़ों से भारी सांस छोड़ते हुए कहा कि उसने उनकी वजह से 2 उपयोगी सेवक खो दिए थे। मुख्य कैरेक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह सब कुछ उन पर दोष दे रही थी। फिर मुख्य कैरेक्टर ने सुझाव दिया कि उसे लगता था कि उसके माता पिता ने उसे बिल्कुल नहीं पाला था। एलिजा ने उलझन में उससे फिर से पूछा। फिर गुस्से में ब्यॉन ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हंसागो और एटा उसकी वजह से मर गए थे और इसलिए उसे मर जाना चाहिए था जब उसने उसकी खोपड़ी को कुचल दिया था। एलिजा ने उलझन में बड़बड़ाया और उससे फिर से पूछा। मुख्य कैरेक्टर ने चिल्लाना जारी रखा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसे अपने पास आने बोला और चिल्लाया कि वह उनके साथियों का बदला लेगा। उसके सहयोगी हैरान और उलझे हुए चेहरों के साथ प्रोटैगनिस्ट को यह चिल्लाते हुए देख रहे थे, लेकिन असल में प्रोटैगनिस्ट उस समय ये सोच रहा था कि वह उनके सामान को लेने के लिए कितना इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि एलिजा बहेनेक ने डेथ कॉल स्पेल्स का उपयोग किया था। कुछ ही देर में मृत हंसागो और एटा उठ खड़े हुए। उनके शरीर गाढ़ी काले मैजिकल एनर्जी से घिर गए थे और उनकी आंखें चमकदार लाल हो गई थीं। हकूरो ने हैरानी से इसे देखते हुए अपने सहयोगियों से कहा कि वे इसे देखें। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि मृतक उठ गए थे। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि यह के प्रीस्ट का एक मानक स्किल था जिसे डेथ कॉल कहा जाता था। उसी पल एटा और हंसागो ने अपने मुंह चौड़े करके एडवेंचरर्स की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि आमतौर पर प्रीस्ट मृतकों को बुलाता है, लेकिन अधीनस्थों के शरीर के साथ आप मजबूत अनडेड प्राप्त कर सकते हैं। एलिजा ने अपने सेवकों को दुश्मनों से निपटने बोला। कुछ ही देर बाद एटा जोर से चिल्लाते हुए हमले पर दौड़ी। हकूरो ने अपना पैर जमीन पर टिकाया और हंसागो के हमले को अपनी ढाल से रोकना शुरू कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने भी एटा के हमले को उसी तरह से रोका। मीशा ने अपना हाथ पीठ पर रखा और ब्यॉन की ओर कूदते हुए अपने हाथ में ब्लेड पकड़े हुए एलिजा की ओर बढ़ी। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि मीशा ने पॉइजन नामक एट्रीब्यूट का उपयोग किया था। उसने खून से सने ब्लेड से एटा पर एक काटने वाला प्रहार किया। इसके बाद सिस्टम विंडो पर एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि डॉकी ने डेथ स्पीयर स्पेल का उपयोग किया था। उसने अपनी पीठ के पीछे कई आइस स्पीयर्स बनाए और उन्हें हंसागो की ओर निर्देशित किया, जिससे उसका शरीर छिद गया। प्रोटैगनिस्ट ने यह देखते हुए सोचा कि वे बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ गए थे और उनका टीम वर्क एक अच्छे लेवल पर था। लेकिन कुछ ही देर बाद किसी ने चिल्लाकर कहा कि आइस मैजिक काम नहीं कर रही थी। हंसागो ने उन आइस स्पीयर्स को महसूस नहीं किया जो उसके शरीर को छेद रहे थे और वह फिर से दबाव डालने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि मृतकों को आइस और पॉइजन्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है और उनके हमलावर सामान्य नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने एटा को रोकते हुए जोर से रॉड मिला को संबोधित किया। रॉड मिला, जो उस समय अपने घुटने पर बैठकर कुछ बना रहा था, ने कहा कि यह लगभग तैयार था। फिर उसने ब्यॉन को पीछे हटने बोला। कुछ ही पल बाद प्रोटैगनिस्ट ने एटा की ओर एक फ्लैमेबल लिक्विड वाला कॉकटेल फेंका। ये कॉकटेल एटा के सिर पर टकराया, जिससे उसका पूरा शरीर ईंधन से भर गया और तुरंत आग पकड़ ली। वह चमकदार लपटों में घिर गई और जोर से चिल्लाने लगी। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सामने ढाल पकड़े हुए जलती हुई एटा को देखा और सोचा कि मृतकों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आग है। अचानक एलिजा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फ्लेम ऑफ द डेड नामक स्पेल का उपयोग किया।
उसने चिल्लाकर कहा कि यह बेकार था। जब उसने ये स्पेल कास्ट किया तो आग एटा के शरीर से अलग होने लगी। रॉड मिला ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, आग। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि वह पर्यावरण में किसी भी आग को अब्जॉर्ब कर रही थी। फिर प्रोटैगनिस्ट ने पसीने की बूंदों के साथ तनाव भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़कर सोचा कि मृतकों के खिलाफ काम करने वाला एकमात्र हमला अब बेकार था और वे होली एलिमेंट का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने तनाव से एटा के साथ लड़ते हुए अपने सहयोगियों को प्रीस्टेस पर हमला करने बोला। फिर उसने कहा कि वह और हकुरो मृतकों को रोकेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसने पहले ही कवच और हथियार ले लिए थे और इसलिए वे आवश्यक समय खरीद सकते थे। जब ब्यॉन ने ये सोचा तो उसने अपने सामने ढाल रखी और एटा के हमलों से खुद को बचाया। रॉड मिला, डॉकी और मीशो विपरीत दिशा में चले गए। रॉड मिला ने हकुरो और ब्यॉन की ओर मुड़कर कहा कि इस मामले में वे मृतकों को उन पर छोड़ रहे थे। अलीजा ने आने वाले दुश्मनों को देखते हुए चिल्लाया, नहीं। फिर सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि वह शैडो गार्ड स्पेल का उपयोग कर रही थी। एडवेंचरर्स ने उनके सामने संघनित मैजिकल एनर्जी को देखते हुए चिल्लाया कि कुछ प्रकट हो रहा था। फिर उन्होंने दूसरों को सावधान रहने की चेतावनी दी। अलीजा ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ गाढ़े मैजिकल सब्सटेंस से कुछ बनाते हुए अपने दुश्मनों के सिर लाने बोला। मीशा ने कूदते हुए संघनित मैजिकल एनर्जी को तोड़ना शुरू कर दिया और रॉड मिला ने अपने क्रॉसबो से उस पर गोली चलाई। वैल्की ने इस जादू की ओर आइस स्पीयर्स निर्देशित किए। हालांकि अलीजा ने पागलपन भरी मुस्कान के साथ बेकाबू हंसना जारी रखा। अचानक मीशा का चेहरा तनाव से भर गया और उसने हैरानी से आगे देखना शुरू किया। उसने अपने शरीर के चारों ओर काले मैजिकल एनर्जी को देखा। उसने जोर से पूछा, एक कर्स। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने दो प्राणियों को देखा जो मैजिकल सब्सटेंस से बने थे और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक हकुरो उसके सामने प्रकट हुआ और आने वाले दुश्मनों से उसकी रक्षा करने लगा। मीशा ने हैरानी से हकुरो की ओर देखते हुए पूछा, हकुरो। हकुरो ने तनाव भरे चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा कि ब्यॉन ने उसे उसकी मदद करने के लिए कहा था। मीशा ने मैजिकल सब्सटेंसेस को काटते हुए देखा कि इस मामले में वह अकेला था। उसी पल ब्यॉन ने तनाव भरे चेहरे के साथ एक साथ दो मृतकों से लड़ाई लड़ी। अलीजा ने पहले एटा और हंस आगो की ओर मुड़कर चिल्लाया कि उसने उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए कहा था। हिस्टीरिया में वह चिल्लाए और अपने सेवकों को डांटने लगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए माफी मांगी और कहा कि उसके सेवक फिलहाल व्यस्त थे। उसी पल प्रोटैगनिस्ट ने अपने मजबूत हाथ से हंस आगो को जमीन पर दबा दिया और अपने दूसरे हाथ से एटा के सिर को दबाया। तनाव भरे चेहरे के साथ अलीजा ने इसे देखा और चिल्लाई। फिर वह हवा में उठी और खुद को मैजिकल एनर्जी से घेर लिया। उसने चिल्लाकर कहा कि वह इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगी। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि अलीजा ने स्पिरिट फॉर्म स्पेल का उपयोग किया था। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से इसे देखते हुए मन ही मन पूछा कि क्या हो रहा था। कुछ ही देर बाद उसने समझा कि क्या हुआ था। उसने मन ही मन चिल्लाकर कहा, नहीं, और खुद से पूछा कि क्या वह भाग रही थी। अलीजा ने उदास चेहरे के साथ ब्यॉन की ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बताया कि वह कभी भी जीवित बाहर नहीं निकलेगा। फिर वह काले मैजिकल सब्सटेंस के रूप में हवा में गायब हो गई। प्रोटैगनिस्ट ने उलझन में आगे देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि वे लगभग सफल हो गए थे, लेकिन वह आखिरी पल में भाग गई थी और उनसे बहुत नाराज थी। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से आगे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। सिस्टम विंडो पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए जिनमें इन्फॉर्म किया गया कि प्रोटैगनिस्ट को स्ट्रेंथ रिडक्शन, लो लेवल डिकॉम्पोजिशन, ट्रैकिंग, वेंजफुल स्पिरिट, स्टैमिना रिडक्शन और कई अन्य कर्सेस का प्रभाव मिला था। सिस्टम विंडो ने प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी दी कि उसके कैरेक्टर पर 15 से अधिक कर्सेस डाली गई थीं। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन उस पागल प्रीस्टेस को गाली दी जिसने अपना पूरा आर्सेनल उस पर छोड़ दिया था। उसी पल ब्यॉन ने अपनी कांपती हुई हथेली को देखते हुए सोचा कि यह अच्छा था कि डॉकी कर्सेस को समझता था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने डॉकी की ओर मुड़कर उससे कर्स हटाने के लिए कहा। डॉकी ने हैरानी से फिर से पूछा, हटाएं। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उसने पहले ही उसे बताया था कि वह इस जादू को समझता था। उलझन भरे चेहरे के साथ डॉकी ने इसकी पुष्टि की। फिर उसने अपना हाथ सिर के पीछे रखते हुए नर्वस मुस्कान के साथ कहा कि वह कुछ स्पेल्स का उपयोग कर सकता था, लेकिन इन स्पेल्स को हटा नहीं सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने वैल्की की ओर देखा और उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। ब्यॉन ने सोचा कि वैल्की एक बेकार व्यक्ति था। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक इंस्क्रिप्शन ने बताया कि अगर कर्सेस को जादू या होली पावर से नहीं हटाया गया तो कैरेक्टर की शारीरिक विशेषताएं स्थायी रूप से कम हो सकती हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बड़बड़ाया, उसका चेहरा तनाव से भरा था और उसके गालों से पसीने की बूंदें बह रही थीं। प्रोटैगनिस्ट तेजी से दौड़ रहा था और साथ ही अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भर रहा था। हकुरो, जो उसके बगल में दौड़ रहा था, ने ब्यॉन से पूछा कि क्या वह ठीक था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे जवाब दिया कि वह संभाल लेगा और उसे चिंता न करने के लिए कहा।
हालांकि उसी पल प्रोटैगनिस्ट के मन में यह विचार आया कि उसे इतना बुरा लग रहा था जैसे वह मर रहा हो, क्योंकि उसे कर्सेस के प्रभाव में दौड़ना पड़ रहा था। थके हुए चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट अपने हाथों को हिलाते हुए दौड़ रहा था, जबकि कई मैजिकल सब्सटेंसेस जो कर्सेस थे उसका पीछा कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि अगर उसके पास वैम्पायर एसेंस नहीं होती, जो मैजिक और डार्कनेस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देती है, तो वह बहुत पहले ही गिर चुका होता। ब्यॉन ने यह भी समझा कि उसके सहयोगी भी कर्स थे। उसी पल उसके सभी सहयोगी भी कई कर्सेस से घिरे हुए थे। रॉड मिला, जो सबसे आगे दौड़ रहा था, चिल्लाया कि वे जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। हकुरो, जो ब्यॉन के बगल में दौड़ रहा था, ने उससे पूछा कि क्या उसने ये सुना था। फिर उसने उससे कहा कि वह थोड़ी देर और संभाले। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसके सहयोगियों पर केवल 2 या 3 नकारात्मक प्रभाव थे, लेकिन एलिजा, जिसे ब्यॉन ने एक पागल व्यक्ति समझा था, ने उस पर 15 से अधिक कर्सेस डाल दिए थे। उसके मन में एलिजा की छवि आई, जो गुस्से में उससे कह रही थी कि वह कभी जीवित बाहर नहीं निकलेगा। प्रोटैगनिस्ट आगे दौड़ते हुए सोच रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे सभी कर्सेस में से एनर्जी रिडक्शन मिला था, जो स्टैमिना को प्रभावित करता था। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि स्टैमिना हर गति के साथ खर्च होती है, लेकिन ये वाइटल फोर्स नहीं थी जो प्रभावित हो रही थी, और इसलिए उच्च और प्राकृतिक पुनर्जनन उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने तनाव से अपने होंठ को दांतों से दबाया और सोचा कि खेल में कैरेक्टर तब रुक जाता है जब स्टैमिना 10% से नीचे गिर जाती है। इस मामले में उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर वह अभी भी हिल सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी लगभग 30% स्टैमिना बची थी। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया कि उसने एक अचीवमेंट प्राप्त किया था, जो एनर्जी लेवल को 5% या उससे कम तक गिराने के लिए था। इस अचीवमेंट का इनाम एक स्थायी स्पिरिट पॉइंट था। रॉड मिला ने ब्यॉन को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत कम बचा था और वे लगभग वहां पहुंच चुके थे। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से आगे देखते हुए इस जगह के बारे में सोचा। उसकी आंखों के सामने एक काला कौवा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और एक राक्षसी जगह थी, जिसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि इस जगह को द विचेस फॉरेस्ट कहा जाता था। इससे 5 घंटे पहले हकुरो ने गहरी सोच में डूबे हुए अपने हाथों को अपनी चिन पर रखते हुए कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वे प्रीस्टेस के की नज़र में थे। प्रोटैगनिस्ट ने एटा के शव को देखते हुए कहा कि उसके स्किल्स कम से कम 5वीं मंजिल के लेवल पर थे और उनमें से कोई भी एक एक करके लड़ाई में नहीं बच पाता। फिर प्रोटैगनिस्ट ने अपना खुला हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि अगर उन्होंने उनके हथियार नहीं लिए होते और पहले हमला नहीं किया होता, तो उनके समूह के कुछ सदस्य तुरंत मर जाते। उसी पल मीशा ने प्रशंसा भरे चेहरे के साथ अपने हाथों को अपनी चिन पर रखा और चिल्लाई कि विश्वसनीय बार्बेरियन सबसे अच्छे होते हैं। फिर उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और कहा कि उसे लगता था कि रॉड मिला गलत था जब उसने होली पावर देखी। फिर उसने खुशी से उन घटनाओं को फिर से बताना शुरू किया, जिनका सार ये था कि प्रोटैगनिस्ट ने एलिजा की खोपड़ी तोड़ दी थी। प्रोटैगनिस्ट ने इसे मुस्कुराते हुए सुना। कुछ ही देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने रॉड मिला की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह उसे ट्रैक कर सकता था। रॉड मिला ने अपना हाथ हिलाया और अपने फेफड़ों से भारी सांस छोड़ते हुए कहा कि उसे डर था कि यह असंभव था, क्योंकि कोई निशान नहीं थे। फिर प्रोटैगनिस्ट ने जोर से बात करना शुरू किया कि कैसे उन्होंने उसकी पहचान का पता लगाया था और वह निश्चित रूप से उन्हें मारने के लिए वापस आएगी, इससे पहले कि वे लैबिरिंथ से बाहर निकलें। डॉकी ने बड़ी मुस्कान के साथ हंसते हुए पूछा कि क्या वे पहले की तरह ही कर सकते थे। फिर अहंकारी डॉकी ने सुझाव दिया कि उसे लगता था कि उसने अच्छा काम किया था। प्रोटैगनिस्ट इन शब्दों से तुरंत गुस्से में आ गया और धमकी भरे अंदाज में डॉकी की ओर देखते हुए पूछा कि अगर लड़ाई के बीच में मॉन्स्टर्स ने उन पर पीछे से हमला किया तो वे क्या करेंगे। वैल्की ने डर से ब्यॉन की ओर देखा और उसे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इसलिए उन्हें विचेस फॉरेस्ट की ओर बढ़ने की जरूरत थी। उसके सहयोगी मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसी समय जब वे विचेस फॉरेस्ट के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, ब्यॉन जानता था कि यह वह जोन था जो 4थी मंजिल के पोर्टल को घेरता था और यहाँ 7वें या 8वें रैंक के मॉन्स्टर्स दिखाई देते थे। यहाँ कई मॉन्स्टर्स का स्पिरिचुअल बॉडी होता था जो फिजिकल अटैक्स को नज़रअंदाज करता था, इसलिए 2 वॉरियर्स वाले समूह के लिए ये सबसे अच्छी जगह नहीं थी। लेकिन अभी ब्यॉन ने समझा कि यह सबसे लाभदायक विकल्प था। जब वे विचेस फॉरेस्ट के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि कैरेक्टर एक विशेष जोन में था और जोन के प्रभावों को छोड़कर सभी स्टेटस इफेक्ट्स ने अपनी शक्ति खो दी थी। मीशा ने हैरानी से आगे देखते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और खुशी से चिल्लाई कि उसे हल्का महसूस हो रहा था। रॉड मिला ने अपने हाथों को महसूस करते हुए देखा कि यह सच में ऐसा था। फिर उसने अनुमान लगाया कि कर्सर्स ने अपना प्रभाव खो दिया था। रॉड मिला ने ब्यॉन की ओर मुड़कर अपनी राय साझा की और कहा कि उसे नहीं लगता था कि वह स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं को समझता था। फिर उसने कहा कि उसे लगता था कि यह उसकी पहली बार 3री मंजिल पर था। मुख्य कैरेक्टर ने मुस्कुराते हुए रॉड मिला से मुड़कर कहा कि उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई की थी।
उसी पल ब्यॉन ने चिंतित होकर सोचा कि रॉड मिला बहुत चालाक था। मीशा ने मुस्कुराते हुए ब्यॉन से कहा कि वह झूठ बोलना बंद करे। फिर उसने पूछा, एक बार्बेरियन जो किताबें पढ़ता है? वाल्की ने हंसते हुए चिल्लाया कि उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। ब्यॉन ने इस मजाक का जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद उसने सोचा कि प्रीस्टेस के कर्सेस गायब हो गए थे, लेकिन जोन का प्रभाव प्रकट हो गया था। उसी पल सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया कि एक असामान्य स्टेटस इफेक्ट लगाया गया था। मीशा ने हैरानी से आगे देखते हुए अपनी आंखें फैलाकर देखा कि कुछ अशुभ मैजिकल सब्सटेंसेस उसे मरने बोल रहे थे। ये मैजिकल सब्सटेंसेस मुख्य कैरेक्टर को संबोधित करते हुए बार बार उसे मरने बोल रहे थे। फिर उन्होंने उसे बेकार व्यक्ति और ऐसा लड़का कहना शुरू कर दिया जिसकी मां गायब हो गई थी। मुख्य कैरेक्टर ने शांति से आगे देखते हुए समझा कि ये हेलुसिनेशन थे। फिर उसने मन ही मन इससे पूछा कि इसका क्या मतलब था। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि उसकी वास्तव में एक मां थी और यह प्रभाव इतना मजबूत नहीं था कि इसे मानसिक हमला कहा जा सके। इसके बाद मुख्य कैरेक्टर ने मीशा पर ध्यान दिया, जो बहुतायत से आंसू बहाते हुए अपना सिर पकड़कर जोर से रोने लगी। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए उसने समझा कि हर कोई उसकी राय साझा नहीं करता था। मीशा ने घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू लिए ब्यॉन की ओर मुड़कर पूछा कि वह इस बकवास को कैसे सुन सकता था और ठीक हो सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे जवाब दिया कि सब कुछ सहन करने योग्य था। फिर अपने समूह के चारों ओर देखते हुए ब्यॉन ने समझा कि उन तीनों, जो पहले ही इस जगह पर आ चुके थे, सामान्य स्थिति में थे, लेकिन बेकार वाल्की को बहुत दर्द हो रहा था। ये देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह थोड़ा दिलचस्प भी था। फिर उसने खुद से पूछा कि क्या मतिभ्रम और भटकाव के प्रभाव लगाए गए थे। आगे देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह दुनिया को एक टेढ़े दर्पण के माध्यम से देख रहा था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने डॉकी की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह ऐसी स्थिति में जादू का उपयोग कर सकता था। डॉकी ने अपना सिर ऊपर उठाया और कुछ पल के लिए ब्यॉन से चिंता न करने के लिए कहा। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह सब संभाल सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर से वह सब उगलना शुरू कर दिया जो उसने पहले खाया था। इसके बाद ब्यॉन के मन में एक सवाल उठा, मेजों का पेट इतना कमजोर क्यों होता है? हुरो ने सुझाव दिया कि समूह को थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर वह ब्यॉन की ओर मुड़ा और कहा कि कल रात उसे शायद ही नींद आई होगी। उसने पूछा कि क्या यह सच था। हुरो ने पीछे मुड़कर कहा कि वह ये सुनिश्चित करेगा और ब्यॉन को थोड़ी देर के लिए लेटने के लिए कहा। प्रोटैगनिस्ट तुरंत जमीन पर गिर गया और अपने फेफड़ों से हवा छोड़ते हुए सोचने लगा कि किसी दिन वह वाकई यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हकुरो ब्यॉन के पास गया और उलझन में एलिजा के बारे में बात करने की कोशिश की। प्रोटैगनिस्ट ने उससे फिर से पूछा, एलिजा, क्या तुम उस बेकार इंसान की बात कर रहे हो? हुरो ने हाँ में जवाब दिया और हिचकिचाते हुए बताना शुरू किया कि जब वह गिल्ड में टीम भर्ती करने आया था तो किस लड़की ने उससे सवालों की झड़ी लगा दी थी। उसने सोचा था कि यह वही लड़की थी। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से उलझन में पूछा और हुरो ने बताना शुरू किया कि ब्लडी सिटाडेल में, जहां वे एक साथ गए थे, उसे एक नंबर वाला आइटम मिला था जिसे गार्डियंस ब्रेसेस कहा जाता था। इसकी वजह से उसका रिसर्चर रैंक बढ़ गया था। हुरो ने सुझाव दिया कि शायद एलिजा ने इसके बारे में कहीं सुना होगा। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि गार्डियंस ब्रेसेस आइटम नंबर 3112 था और आमतौर पर यह चौथे लेवल से ऊपर के रिफ्ट्स में मिलता था। ये 3000वें नंबर का आइटम था और इसका एक प्रभाव होना चाहिए। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह अब और नहीं कर सकता। तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखते हुए उसने सोचा कि उसने एसेंस पाने के लिए बहुत मेहनत की थी और यह आदमी, जिसने मुश्किल से अपनी उंगली हिलाई थी, 50 मिलियन का नंबर वाला आइटम ले गया। प्रोटैगनिस्ट ने दुखी होकर अपनी असफलता के बारे में सोचा। फिर वह हुरो की ओर मुड़ा और पूछा कि उसने उसे तुरंत क्यों नहीं पहचाना। हुरो ने उलझन भरे चेहरे के साथ बहाना बनाते हुए कहा कि वह पूरी तरह से अलग कपड़े पहने हुए थी। उसने कहा कि पुजारिन का चोगा गंदा और फटा हुआ था। हकुरो के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर ब्यॉन ने महसूस किया कि वह उसके चेहरे के बजाय किसी और चीज को देख रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वे बार में एक ग्रुप मीटिंग कर रहे थे और एलिजा ने सब कुछ सुन लिया होगा और एक घात लगा दिया होगा। हुरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि कहा जाता है कि खजाने हमेशा मुसीबत लाते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने उससे जिम्मेदारी न बदलने के लिए कहा और कहा कि यह उसकी लापरवाही थी। हुरो ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता था कि ऐसा होगा और ब्यॉन को आराम करने के लिए कहा। प्रोटैगनिस्ट अकेला रह गया और हैरानी से हकुरो को जाते हुए देखते हुए सोचने लगा कि क्या वाकई इस ग्रुप के साथ सब कुछ ठीक है। कुछ ही देर बाद ब्यॉन को जोर से जगाया गया। प्रोटैगनिस्ट ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और रॉड मिला ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा कि वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसने कहा कि उसने सुना था कि पहले अभियान पर बार्बेरियंस भी नहीं टिक पाए थे। मीशा ने ब्यॉन के बालों को छुआ और पूछा कि वह इतने शोर में कैसे सो सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सिर पर हेलमेट पहना और रॉड मिला से पूछा कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। रॉड मिला ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे वहाँ हैं।
प्रोटैगनिस्ट ने गहराई से आगे देखा और हवा में उड़ते हुए कई फेरीज को देखा। ये 9वें रैंक की फेरीज थीं। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि इन फेरीज का एकमात्र स्किल जहरीले पराग को उत्तेजक के साथ मिलाकर छोड़ना था और यह गेम में कुछ गैर लड़ाकू मॉब्स में से एक था। उसने कहा कि फेरीज काफ़ी संख्या में थीं और वह लड़का भी पास में होगा। फिर उसने पूछा कि क्या वे लड़ेंगे। हुरो ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया कि उस प्राणी से निपटना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर उसने देखा कि डॉकी ठीक हो गया था और वह उसे लुभाएगा। हुरो ने बिजली का उपयोग किया और फेरीज की ओर कई चमकदार झटके भेजे जो बिजली के प्रभाव में जोर से चिल्लाने लगीं। इसके लिए रिसर्चर्स के समूह को एक यूनिट का एक्सपीरियंस मिला। फेरीज के दर्द को देखते हुए घने कोहरे से एक विशालकाय प्राणी पेड़ों पर अपने पंजे टिकाते हुए आगे बढ़ने लगा। ये प्राणी एक 7वें रैंक का मॉन्स्टर था जिसे हाफ ट्रोल कहा जाता था और उसने अपने हाथ में एक विशाल लकड़ी का डंडा पकड़ रखा था। प्रोटैगनिस्ट ने हाफ ट्रोल को देखते हुए जाना कि यह मॉन्स्टर केवल विचेस फॉरेस्ट में दिखाई देता है और बड़े समूहों वाली फेरीज का पीछा करने की आदत रखता है। कुछ ही देर बाद हाफ ट्रोल ने ऊंची छलांग लगाई और अपने लंबे पंजों वाला पंजा आगे करते हुए अपने विशाल डंडे से प्रहार करने की तैयारी की। हकूरो ने तनाव भरे चेहरे के साथ अपनी ढाल आगे करते हुए ये प्रहार सहा, लेकिन उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया और वह कांपने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि हकूरो के पास उसकी तरह दर्द सहने की क्षमता नहीं थी और यही इस लोकेशन को योद्धाओं के लिए सूटेबल नहीं बनाता था। यहाँ दर्द बढ़ा हुआ था और ज्यादातर मॉन्स्टर्स भौतिक हमलों के प्रति प्रतिरोधी थे और मानसिक हमले का उपयोग करते थे जो योद्धाओं के खिलाफ प्रभावी था। हकूरो ने तनाव भरे चेहरे के साथ पूछा कि क्या मैजिक तैयार थी। डॉकी ने जवाब दिया कि यह लगभग तैयार थी। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि डॉकी ने 8वें रैंक का अटैक एनहांसमेंट इंप्रूव्ड फ्रीजिंग का उपयोग किया था। डॉकी ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए अपने स्टाफ को मजबूती से पकड़ा और मैजिकल एनर्जी को निर्देशित किया। सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया कि अगले स्पेल की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। फिर डॉकी ने मैजिकल एनर्जी की एक धारा को आगे निर्देशित करते हुए 8वें रैंक का अटैक स्पेल आइस स्पीयर का उपयोग किया। हाफ ट्रोल, जिसकी छाती एक शक्तिशाली मैजिकल अटैक से छेद दी गई थी, जोर से चिल्लाया और कुछ ही देर में हार गया। एडवेंचरर्स के समूह को इसके लिए 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। हकूरो ने हारे हुए हाफ ट्रोल को देखते हुए कहा कि उसमें से एसेंस नहीं निकला। फिर उसने कहा कि यह मॉन्स्टर साधारण नहीं था। रॉड मिला ने अपनी घड़ी देखते हुए समूह को आगे बढ़ने का सुझाव दिया। उसने कहा कि विचेस फॉरेस्ट आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी और उन्हें जल्दी से चौथी मंजिल पर पहुंचना चाहिए। अचानक रॉड मिला ने आगे देखा और तनाव भरे चेहरे के साथ घने मैजिकल एनर्जी के पीछे कई आकृतियों को देखा। उसने जोर से पूछा, क्या ये रिसर्चर एलिजा है? एलिजा, जो इस समूह में थी, मुस्कुराते हुए चिल्लाई, हाँ, ये हम हैं। फिर उसने अपनी उंगली रिसर्चर्स के समूह की ओर पॉइंट करते हुए कहा कि यह वे थे जिन्होंने उसके प्यारे साथियों को मार डाला था। एक आदमी, जिसने अपने हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी, एलिजा की ओर मुड़ा और उससे पीछे खड़े होने के लिए कहा। इस समूह में कई लोग थे, जिनमें 3 योद्धा भी शामिल थे जो स्टील के कवच पहने हुए थे। प्रोटैगनिस्ट ने इस दृश्य को देखते हुए मन ही मन शाप दिया और खुद से पूछा, क्या ये बेकार इंसान पहले से ही परेशानी पैदा कर रही है और अब ये समस्याएं और बढ़ गई हैं। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी और अब केवल एक ही विकल्प बचा था। तनाव भरे चेहरे के साथ वह हकूरो की ओर मुड़ा और उससे अपने आइटम का उपयोग करने के लिए कहा। हकूरो ने अपने ब्रेसेस की ओर देखा और कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि हकूरो ने गार्डियन ब्रेसेस का उपयोग किया था। ये ब्रेसेस चमकदार बिजली की मैजिकल एनर्जी से जगमगाने लगे। हकूरो ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे निशाना लगाते हुए एक शक्तिशाली एनर्जी वेव बनाई। उसी पल सिस्टम विंडोज पर नोटिफिकेशंस आए जिनमें बताया गया कि आइटम दुश्मनों को पीछे धकेलता है और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि एबनॉर्मल इफेक्ट्स हटा दिए गए थे। ब्यॉन ने चिल्लाकर कहा कि यह उनका मौका था और उसने भागने बोला। मीशा, जो मुख्य कैरेक्टर से आगे दौड़ रही थी, ने उससे पूछा कि क्या हो रहा था और यह महिला उन्हें कैसे मिल गई। फिर उसने ब्यॉन से फिर से पूछा, क्या विचेस फॉरेस्ट सुरक्षित नहीं होना चाहिए। ब्यॉन ने आगे देखते हुए सोचा कि अगर उसे गैस करना होता तो वह कहता कि जब वे जंगल में दाखिल हुए तो यह नथिंगनेस उनका पता खो बैठी और इसलिए रिसर्चर्स को ढूंढने निकल पड़ी। प्रोटैगनिस्ट ने अनुमान लगाया कि उसने एक गरीब प्रीस्टेस का रूप धारण किया होगा जो अपने समूह को खो चुकी थी और अब वह इन रिसर्चर्स के समूहों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उन सभी को खाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने अचानक मीशा की ओर मुड़कर उसे चुप रहने और दौड़ने बोला। ब्यॉन ने सोचा कि आइटम का प्रभाव केवल 5 मिनट तक रहेगा और शायद ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि आइटम का प्रभाव खत्म हो गया था और नेगेटिव इफेक्ट्स फिर से सक्रिय हो गए थे।
इस बीच एडवेंचरर्स का समूह तेजी से आगे भाग रहा था। रॉथमिला सबसे आगे था और हकूरो उसके पीछे दौड़ रहा था, जिसने डॉकी को अपने कंधों पर उठा रखा था। मीशा और प्रोटैगनिस्ट सबसे पीछे दौड़ रहे थे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि स्काउट समूह में दुश्मन की हरकत को सबसे पहले नोटिस करता था और टीम को सबसे अच्छे रास्ते पर ले जाता था। उसे ये भी पता था कि स्काउट्स पहले से डेटा इकट्ठा करते थे और फिर अपने समृद्ध अनुभव का उपयोग करके अपने समूह को द लैबिरिंथ में ले जाते थे। लेकिन ये केवल तीसरी मंजिल तक काम करता था और एक पेशेवर स्काउट के स्किल्स चौथी मंजिल के दरवाजे से पहले विचेस फॉरेस्ट में सामने आते थे। प्रोटैगनिस्ट ने समझा कि रॉथमिला की मुख्य शक्ति गंध थी और वह अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए विशिष्ट एसेंसेस का उपयोग करता था। रॉथमिला ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ आगे दौड़ते हुए समूह को अपने पीछे आने के लिए कहा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि इस असामान्य जंगल में, जहां पेड़ भी यात्री को गुमराह करने की कोशिश करते थे, रॉथमिला चौथी मंजिल का रास्ता आश्चर्यजनक रूप से सटीक ढंग से ढूंढ लेता था। एक निश्चित लेवल की एसेंस पर कोई मैजिक पावर की गंध ले सकता था और उसका उपयोग करके रास्ता बना सकता था। रॉथमिला ने दौड़ते हुए अपने समूह की ओर मुड़कर कहा कि उनके दुश्मन का स्काउट भी साधारण नहीं था। उसने कहा कि वे हर मौके पर दूरी कम कर रहे थे। फिर रॉथमिला ने तेजी से दौड़ना शुरू किया और कहा कि उन्हें गति बढ़ाने की जरूरत थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि पोर्टल तक पहले कौन पहुंचेगा। कुछ ही देर बाद वह मीशा की ओर मुड़ा और सोचा कि समस्या ये थी कि वे थक चुके थे। मीशा भारी सांसें ले रही थी और थकावट के कगार पर थी। अचानक दौड़ते हुए उसका पैर एक जड़ से टकराया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह ठीक थी। मीशा ने तनाव भरे चेहरे के साथ अपने पैर को देखते हुए कहा कि वह ठीक थी और यह सिर्फ एक मांसपेशी में खिंचाव था। उसने ब्यॉन से चिंता न करने और आगे बढ़ने के लिए कहा। प्रोटैगनिस्ट ने खुद से फिर से पूछा, मांसपेशी में खिंचाव? उसे पता था कि यह बकवास था और यह स्पष्ट था कि उसकी टखने में मोच आ गई थी। कुछ ही देर बाद उसने मीशा को अपने कंधे पर उठा लिया। मीशा ने जोर से उसका नाम लेते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा था, लेकिन मुख्य कैरेक्टर ने उसे हिलने डुलने से मना किया। शांत होकर मीशा ने लाल गालों के साथ उसकी बात मान ली। मुख्य कैरेक्टर, जिसने मीशा को अपने कंधे पर उठा रखा था, ने चारों ओर देखा और पूछा कि क्या हकूरो उनके सामने नहीं था। मीशा ने चिंतित होकर पूछा कि क्या वे अलग हो गए थे। मुख्य कैरेक्टर ने चुपचाप मन ही मन शाप दिया, यह महसूस करते हुए कि यह सब ऐसे मौके पर हो गया था। अचानक मीशा ने मुख्य कैरेक्टर की पीठ पर मुंह के मारने शुरू कर दिए और पूछा कि वह आगे क्यों नहीं भागा। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीर होकर आगे देखते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा और अपने माथे पर एक मशाल जलाई। उसने कहा कि उन्हें वहीं रुकना चाहिए क्योंकि रॉथमिला नोटिस करेगा और उन्हें लेने वापस आएगा। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि इस बार सब कुछ खतरनाक हो रहा था। उसने सोचा कि स्काउट के बिना विचेस फॉरेस्ट से गुजरना असंभव होगा। अचानक मीशा ने उसका नाम लेते हुए पूछा कि उन्हें कितनी देर इंतजार करना चाहिए। तभी जंगल में एक जोरदार चीख सुनाई दी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से उस दिशा में देखा जहां से चीख आई थी और खुद से पूछा कि क्या यह हकूरों की आवाज थी। मीशा ने चिंतित होकर ब्यॉन से पूछा कि वे क्या करने वाले थे। उसने पूछा कि क्या उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए। ब्यॉन ने जवाब दिया कि अगर वे आवाज़ों का पीछा करते तो वे निश्चित रूप से किसी घृणित जगह पर पहुंच जाते। फिर प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उन पर हमला हो रहा था और इसलिए वे उन्हें ढूंढ नहीं सकते थे। उसने चिल्लाकर कहा कि उन्हें पहले यहां से निकलने की जरूरत थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि आपात स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। उसने अनुमान लगाया कि क्या ये पानी, भोजन, सहनशक्ति या उपकरण होते हैं। उसे पता था कि ये सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगर उसे एक चीज़ चुननी होती तो वह मनोबल को चुनता। अपने माथे पर जलती हुई मशाल के साथ प्रोटैगनिस्ट ने तेजी से आगे दौड़ना शुरू किया। मीशा, जो उसके कंधे पर लेटी हुई थी, आंसू भरी आंखों से चिल्लाई कि वह इस तरह मरना नहीं चाहती थी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने बहुत कोशिश की और मेहनत की थी और यह बहुत दुखद था। प्रोटैगनिस्ट ने तनाव भरे चेहरे के साथ धमकी भरे अंदाज में उसे शांत होने के लिए कहा। उसने सोचा कि जब कोई ऐसी घृणित स्थिति में फंस जाता है तो उसे वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और उसे नकारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मीशा ने आंसू बहाते हुए अपने जबड़े को भींच लिया और कहा कि अगर वह वहां नहीं गिरती तो। ब्यॉन ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि अगर वह इसी तरह बात करती रही तो वह उसे सुनना बंद कर देगा। उसने कहा कि उन्हें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। फिर मुख्य कैरेक्टर ने उसे अपने बैग से एक पोशन निकालकर पीने के लिए कहा और कहा कि उसके बाद वह अपने पैरों पर चल सकेगी। मीशा ने अनिच्छा से हामी भरी। कुछ समय बाद मुख्य कैरेक्टर ने थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया। मीशा, जो उसके पीछे खड़ी थी और थकावट से अपने घुटनों पर हाथ टिकाए हुए थी, ने कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने एक दौड़ते हुए बार्बेरियन पर सवारी करते हुए पोशन पी लिया था। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि उसके पास सोचने का समय था कि उसके कंधों पर क्या था और वह मर जाएगी।
मुख्य कैरेक्टर ने मीशा से पूछा कि क्या उसका पैर ठीक था और क्या वह लड़ सकती थी। मीशा ने जवाब दिया कि उसे लगता था कि वह इसे करने में सक्षम थी। आग जलाने के बाद ब्यॉन ने सोचना शुरू किया कि उन्होंने द लैबिरिंथ में 4 दिन बिताए थे और अब यह आसान नहीं होने वाला था। उसने सोचा कि अब टैंक और मेले फाइटर को 11 दिन तक टिकना होगा, और सबसे बुरी बात यह थी कि ज़्यादातर मॉन्स्टर्स ऐसे स्पिरिट्स थे जिन पर वे हमला नहीं कर सकते थे। उन्हें एट्रीब्यूट्स की शक्ति की जरूरत थी। उदास चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट ने एक फैसला किया और अपना सिर ऊपर उठाते हुए मीशा से पूछा कि क्या वह शादीशुदा थी। मीशा ने हैरानी से फिर से पूछा और कहा कि यह सवाल बहुत अचानक था। कुछ ही देर बाद उसने नकारात्मक जवाब दिया। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से पूछा कि क्या उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि वह किसी भी हालत में अपना नंगा शरीर अजनबी पुरुषों को नहीं दिखाएगी। शर्मिंदगी भरे चेहरे और लाल गालों के साथ मीशा ने उलझन में जवाब दिया कि परिस्थितियां अलग होती हैं। फिर वह ब्यॉन की ओर मुड़ी और कहा कि उसके सवाल और भी अजीब होते जा रहे थे। मुख्य कैरेक्टर ने अपना हेलमेट उतारा और कहा कि यह बहुत अच्छा था। उसने अपना हेलमेट एक पत्थर पर रख दिया, जबकि मीशा ने हैरानी से पूछा, अच्छा, ये किस तरह से अच्छा है? मुख्य कैरेक्टर ने मुस्कुराते हुए मीशा के पास जाने की कोशिश की, जो डर गई और उसे रुकने और पास न आने के लिए कहा। उसने अपनी बाहों को अपने सीने के सामने क्रॉस किया और हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि वह इसके लिए तैयार नहीं थी और उसे दूर जाने के लिए कहा। मुख्य कैरेक्टर ने अपनी हथेलियां उसके सामने खोलीं और उससे लेने के लिए कहा। उस पल उसकी हथेली में एक अंगूठी थी। उसने मीशा की उंगली पर अंगूठी पहनाते हुए कहा कि उसने यह अंगूठी उस व्यक्ति के लिए रखी थी जिसे वह इसे दे सकता था। मीशा ने हैरानी से अंगूठी को देखा और पूछा कि वह उसे यह क्यों दे रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने मीशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और उससे अपने गार्डियन गॉड की कसम खाने के लिए कहा कि इसके बदले में वह हमेशा उसके साथ रहेगा। मीशा ने ईमानदारी से हैरान होकर अपनी आंखें और मुंह खोलकर ब्यॉन की ओर देखा और पूछा कि क्या वह पागल हो गया था। मुख्य कैरेक्टर ने उसकी हथेली को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि जिस पल से वह यह अंगूठी स्वीकार करेगी, वह अपने वॉरियर्स ऑनर की कसम खाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका साथ देगा। उसने उम्मीद जताई कि वह भी उसे वही वादा कर सकती है। मीशा ने गंभीरता से ब्यॉन की ओर देखते हुए पूछा कि क्या वह गंभीर था। फिर उसने समझाना शुरू किया कि यह थोड़ा अचानक था और यह पहली बार था जब उसे ऐसा ऑफर मिला था, इसलिए वह बहुत खुश नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि वह ये सुनकर खुश था। मीशा ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने उसके बारे में ऐसे नहीं सोचा था। उसने खुद को सही ठहराते हुए कहा कि वह ये नहीं कह रही थी कि उसे वह पसंद नहीं था, लेकिन वास्तव में। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ उसकी ओर देखते हुए खुद से पूछा कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अंत में मीशा ने चिल्लाकर कहा कि उसे पतले पुरुष पसंद थे। मुख्य कैरेक्टर ने हैरानी से पूछा कि इसका इससे क्या लेना देना था। मीशा ने समझाया कि वह ये कह रही थी कि उसमें कोई पुरुष आकर्षण नहीं था। फिर उसने उसे एक स्टूपर्ड बार्बेरियन कहा। मुख्य कैरेक्टर ने गुस्से और हैरानी से उसकी ओर देखा। फिर मुख्य कैरेक्टर ने अपनी हथेलियां खोलकर कहा कि उसे लगता था कि उनके बीच एक गलतफहमी हो गई थी। उसने समझाया कि उसका मतलब यह नहीं था और वह उसे अपना साथी बनने के लिए कह रहा था और इसीलिए वह उसे अंगूठी दे रहा था। मीशा ने आंखें फैलाकर उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए मजाक में कहा कि उसने लगभग उसे फंसा लिया था। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीरता से मीशा को समझाया कि वह किसी भी समय मना कर सकती थी, लेकिन फिर उसे यही अंगूठी या 15 मिलियन स्टोन्स वापस करने होंगे। उसने पूछा कि क्या अब वह समझ गई थी। मीशा ने जवाब दिया कि नहीं, और फिर हैरानी से पूछा कि यह कैसी अंगूठी थी जिसकी कीमत 15 मिलियन थी। मुख्य कैरेक्टर ने मीशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि वह विश्वास करे कि यह बहुत सस्ती थी। उसने समझाया कि यह अंगूठी उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकती थी। उस पल प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर उसने डंजन में खेलकर और स्टोन्स इकट्ठा करके लगभग 10 साल नहीं बिताए होते तो वह ऐसा कभी नहीं करता। मीशा ने सवालिया निगाहों से ब्यॉन की ओर देखा, जबकि वह उसका हाथ दबाते हुए सोच रहा था कि उसकी योजना मीशा को जगाने की थी। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि आइटम नंबर 9425, जिसे फ्रॉस्ट स्पिरिट रिंग कहा जाता था, एक नंबर वाला आइटम था जो उसे टिमियन स्कूल के मास्टर से मिला था। मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि पहली नज़र में यह अंगूठी लगभग बेकार लग सकती थी, लेकिन इसे नष्ट करने के बाद एक विशेष प्रभाव सामने आता था। ये लगभग कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन कई प्रयासों के बाद उसने सब कुछ समझ लिया था। अंगूठी का सार ये था कि अगर इसे एक बीस्ट मैन द्वारा पहना जाए जिसने अभी तक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो एक घटना होगी। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि रिंग ऑफ द फ्रॉस्ट स्पिरिट नष्ट हो गई थी और विशेष शर्तें पूरी हो गई थीं। फिर सिस्टम विंडो ने बताया कि सील ऑफ साडियर, जो कि बर्फ का स्पिरिचुअल बीस्ट था, हटा दिया गया था। बर्फ से बना एक विशाल स्पिरिचुअल बीस्ट ने बिना कपड़े के मीशा की ओर देखा। सिस्टम विंडो ने बताया कि स्कैंडिया ने मीशा कार्लस्टाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रस्ताव दिया था। मीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल।
फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसकी उंगली पर अंगूठी थी और अपनी हथेली को स्कैर की नाक पर लगाते हुए चिल्लाई कि वह कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करती है। इन शब्दों के बाद चमकदार मैजिकल एनर्जी उनके शरीरों को घेरने लगी। बिना कपड़े के मीशा ने एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया और सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया कि कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। मीशा, जो पहले हवा में तैर रही थी, जमीन पर उतरी और उलझन में कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि यह इतना आसान था। फिर उसने हैरानी से आगे देखते हुए ब्यॉन की ओर मुड़कर पूछा कि उसे यह अंगूठी कहाँ से मिली। उसने अपनी हथेली को देखते हुए पूछना चाहा कि यह कैसे हुआ, लेकिन खुद को रोकते हुए जोर से सोचने लगी कि अगर ऐसी चीज़ मौजूद है तो उसके पिता ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मुख्य कैरेक्टर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे लगता था कि उसके पिता को भी यह नहीं पता था। मीशा ने हैरानी से पूछा, नहीं पता था? प्रोटैगनिस्ट ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि लगता था कि मैजिशियंस बहुत लंबे समय से इस प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे थे और यह प्रभाव हाल ही में खोजा गया था। मीशा ने संदेह से ब्यॉन की ओर देखा और पूछा कि उसे यह कैसे पता चला और उसे ऐसी अंगूठी कहाँ से मिली। मुख्य कैरेक्टर ने सुझाव दिया कि वह पहले कपड़े पहन ले। मीशा ने खुद को देखते हुए पूछा कि वह ऐसा कब कर रही थी। मुख्य कैरेक्टर ने उसके साफ तय किए हुए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए समझाया कि सभी चीजें उस तरफ थीं और वहां कुछ उपयोगी मरॉडर इक्विपमेंट भी था। उसने कहा कि वह उसे ले ले। जब मीशा कपड़े बदल रही थी तो उसने ब्यॉन की ओर देखा जो उससे दूर मुड़कर खड़ा था और देखा कि वह भी नए कपड़े पहने हुए था। उस पर सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया कि ओवरऑल आइटम लेवल 83 पॉइंट से बढ़ गया था। फिर भी शर्मिंदा मीशा ने ब्यॉन से पूछा कि वह बिना कपड़े के क्यों थी। मुख्य कैरेक्टर ने मीशा को समझाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि रस्म के दौरान सभी इक्विपमेंट नष्ट हो जाते हैं। मीशा ने नाराजगी से ब्यॉन की ओर उंगली पॉइंट करते हुए पूछा कि फिर उसने उसके पति के बारे में क्यों पूछा। मुख्य कैरेक्टर ने जवाब दिया कि उसने सोचा था कि अगर उसका पति होता तो ऐसी बात उसे वाकई गुस्सा दिला सकती थी। मीशा ने गुस्से में पूछा कि क्या ब्यॉन ऐसी बातें सोचता था, लेकिन उसे चेतावनी देने के बारे में नहीं सोचा। मुख्य कैरेक्टर ने अपने कार्यों को समझाते हुए कहा कि वह जल्दी में था। फिर उसने उससे रुकने के लिए कहा और पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहती थी। मीशा ने ब्यॉन की ओर उंगली पॉइंट की और उलझन से उसकी ओर देखा। मुख्य कैरेक्टर ने फिर से पूछा, जिसके बाद मीशा ने शर्मिंदगी भरे चेहरे और लाल गालों के साथ नीचे देखते हुए धन्यवाद कहा। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बस इतना ही? मीशा ने उससे दूर मुड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीर होकर उसे कूदने की कोशिश न करने के लिए कहा। मीशा ने जवाब में पूछा कि क्या उसे वाकई इसे जोर से कहने की जरूरत थी। फिर उसके चेहरे पर एक दयालु और कोमल मुस्कान आई। उसने ब्यॉन का नाम लेते हुए कहना शुरू किया कि एक बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया और बचा लिया। मुख्य कैरेक्टर ने कहा कि इस मामले में उसे अपने पिता का आभारी होना चाहिए। मीशा ने उससे दूर मुड़ते हुए पूछा कि क्या वह ऐसा सोचता था। फिर उसने समझाया कि इस कहानी में कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने पूछा कि जब वह जागी तो उसने क्या सोचा था। मीशा का दिमाग उस पल को याद करने लगा जब वह अपने पिता के पास गई थी, जो फर्श पर बैठे थे। उसके पिता ने ठंडे और औपचारिक अंदाज में चिढ़कर आगे देखते हुए उससे कहा कि अगर उसे मरना ही था तो उसे द लैबिरिंथ में जाकर ऐसा करना चाहिए। फिर उसने पूछा कि वह कितनी बार और अपने परिवार को शर्मिंदा करने वाली थी। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए सोचा कि उसके रिश्तेदार उसकी उम्मीद से भी ज्यादा पागल थे। मीशा, जो उस पल पेड़ के तने के पास खड़ी थी, ने समझाया कि इसीलिए वह द लैबिरिंथ में आई थी, न कि इसलिए कि वह मरना चाहती थी, जैसा कि उसके पिता ने कहा था। उसने कहा कि वह बस उस घर से भागने की कोशिश कर रही थी जहां उसे लगातार अपमानित किया जाता था और उसे लगा कि वह स्पिरिट के बिना भी एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बन सकती है। फिर उसके पिता उस पर ध्यान देंगे। फिर उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसके हाथ के आसपास मैजिकल एनर्जी गाढ़ी होने लगी। उसने कहा कि वह नहीं जानती थी कि उसके पिता उसे इस रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन ये घटना अभी भी अच्छी थी। फिर मीशा ने एक कदम पीछे लिया और मुख्य कैरेक्टर को धन्यवाद देते हुए झुकी। उसके बाद वह खड़ी होकर अपने हाथ पीछे बांधते हुए बोली कि वह उसके काम को अपने दिल में संजोएगी और जीवन भर उसे धन्यवाद देगी। मुख्य कैरेक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह अपने पेट्रन गॉड की कसम खाती है। मीशा ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ छाती से लगाया और कहा कि वह कसम खाती है। मुख्य कैरेक्टर जानता था कि एक बीस्ट मैन जिसने स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, उससे 3 प्रकार के सुधारों में से एक मिलता है। मीशा के मामले में वह हमेशा के लिए स्कैरर नामक एक स्पिरिचुअलाइज बीस्ट की शक्ति से भर गई थी। एक छलांग लगाते हुए मीशा ने अपनी मुट्ठी बंद की और युद्ध की तैयारी करते हुए चिल्लाए। मुख्य कैरेक्टर जानता था कि यह एक स्ट्रेंथनिंग सिस्टम था। मीशा ने अपनी मुट्ठी से दुश्मन पर प्रहार किया और उसके साथ स्काउ की शक्ति भी इस प्रहार में शामिल थी।
कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि उसने एक गोस्ट को हरा दिया था, जिसके लिए उसे 1 यूनिट का एक्सपीरियंस मिला। मुख्य कैरेक्टर ने मुस्कुराते हुए मीशा की ओर देखा, जो अपनी बर्फीली मुट्ठी को देख रही थी। जब मीशा एक मधुर धुन गुनगुना रही थी, ब्यॉन ने सोचा कि उन्हें वह एट्रीब्यूट अटैक्स मिल गए थे जिनकी उन्हें इतनी जरूरत थी, और अब वे स्पिरिट रूप वाले मॉन्स्टर्स से निपट सकते थे। मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि ये उनके रैंक के लिए काफी कमजोर थे, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। कुछ समय बाद मीशा, जिसने अपनी स्पिरिट फिस्ट से हमला किया था, ने उलझन से आगे देखते हुए कहा कि उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जब उसने मारा, जैसे कि यह उसका हाथ नहीं था। मुख्य कैरेक्टर, जो मीशा को स्पिरिट से लड़ते हुए देख रहा था, ने सोचा कि अब वह अकेले लड़ सकती थी, लेकिन साथ ही उसे पता था कि यह बार्बेरियन स्पिरिट सील की तरह ही था। बीस्टमैन को स्पिरिट बीस्ट को मजबूत करना होता था, और निशा केवल पहले चरण में हथियार में एट्रीब्यूट अटैक जोड़ सकती थी। मुख्य कैरेक्टर ने ये सब सोचते हुए मीशा को एक और स्पिरिट पर आईसी अपरकट से हमला करते हुए देखा। फिर उसने सोचा कि वह पहले एक मार्शल आर्ट्स मास्टर थी, इसलिए वह ऐसे भी लड़ सकती थी, लेकिन विचेस फॉरेस्ट एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल था। मीशा ने ब्यॉन की ओर मुड़कर चिल्लाया कि स्पिरिट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। मुख्य कैरेक्टर ने मुड़कर वहां से भागने बोला। मीशा, जो उसके बगल में दौड़ रही थी, ने कहा कि वह उसे समझ गई थी। दौड़ते हुए ब्यॉन ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखते हुए सोचा कि जीवित रहने का सबसे कठिन हिस्सा अभी शुरू हो रहा था। मुख्य कैरेक्टर ने महसूस किया कि वे विचेस फॉरेस्ट में पहले ही 11 घंटे बिता चुके थे। उन्होंने बड़े समूहों वाले मॉन्स्टर्स से बचकर केवल छोटे समूहों पर हमला किया था और इस तरह कई को हराया था। उन्होंने विच लैम्प को हराया, जिसके लिए उन्हें 1 यूनिट का एक्सपीरियंस मिला, और आउल बेयर को हराया, जिसके लिए उन्हें 2 यूनिट्स का एक्सपीरियंस मिला। मीशा और मुख्य कैरेक्टर ने डरा को भी हराया, जिसके लिए उन्हें 2 यूनिट्स का एक्सपीरियंस मिला, और लो लेवल म्यूटेटेड स्पिरिट को हराया, जिसके लिए उन्हें 2 यूनिट्स का एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने वुडकटर और होमुनकुलस को भी हराया, जिसके लिए उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, और हारे हुए दुश्मनों के शरीर से मैजिक स्टोन्स प्राप्त किए। मीशा खड़ी थी और उसका शरीर थकान से कांप रहा था। उसने अपने फेफड़ों से भारी सांस छोड़ते हुए कहा कि उसमें अब कोई ताकत नहीं बची थी। मुख्य कैरेक्टर, जो उस पल जमीन से मैजिक स्टोन्स इकट्ठा कर रहा था, ने मीशा से कहा कि वह इन्हें जल्दी से इकट्ठा करे। मुख्य कैरेक्टर ने अपने हाथों में मैजिक स्टोन्स की एक मुट्ठी लेते हुए सोचा कि यह अच्छा था कि उनकी मुलाकात किसी रैंक 7 मॉन्स्टर से नहीं हुई थी, और अलीजा नामक नथिंगनेस भी नहीं दिखाई दी थी। हालांकि मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि उसने मीशा को जगाने के लिए अंगूठी नष्ट कर दी थी, और अब कॉप्स गोलम का पैसिव स्किल फिर से सक्रिय हो गया था। मुख्य कैरेक्टर ने महसूस किया कि एसिडिक ब्लड ने उसके इक्विपमेंट को खराब करना शुरू कर दिया था, और यहां तक कि लिथियम ब्रेस्टप्लेट और शील्ड भी अपनी चमक खो चुके थे, हालांकि वे टियर 2 मटेरियल से बने थे। उस पल उसने अपने धातु के कवच को देखा, जो जंग लग चुका था, और समझ गया कि इसे ठीक करने में बहुत पैसा लगेगा। विचेस फॉरेस्ट में गहराई तक जाते हुए मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि एक और समस्या ये थी कि उन्हें एक भी एट्रीब्यूट एसेंस नहीं मिला था, और मीशा की ताकत कम होती जा रही थी। उस पल मीशा ने थकावट भरे चेहरे और पसीने की बूंदों के साथ अपनी सांस वापस पाने की कोशिश कर रही थी। मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि शहर वापस जीवित लौटने की संभावना लगभग 30% थी। कुछ समय बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि वे विचेस फॉरेस्ट में 12 घंटे से अधिक समय से थे, और जोन का प्रभाव मजबूत हो रहा था। मीशा के सामने चलते हुए मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि वे शहर के आसपास 12 घंटे से अधिक समय से भटक रहे थे, और नेगेटिव इफेक्ट्स और भी खराब हो गए थे। फिर ब्यॉन ने मीशा की ओर मुड़कर उसे एक रस्सी दिखाई और उसे इसे अपनी कमर के चारों ओर बांधने के लिए कहा। उसने समझाया कि इस तरह अगर वे अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। फिर मुख्य कैरेक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह जोन के प्रभाव के मजबूत होने के बारे में जानती है। उसने देखा कि वे जंगल में बहुत अधिक समय बिता चुके थे। मीशा ने अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांधते हुए जवाब दिया कि वह इसके बारे में जानती है। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि उन्हें द विचेस आई नामक एक एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट मिला था। ब्यॉन ने तनाव से पीछे देखा। आगे बढ़ने के लिए उसे पता था कि उन्हें 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि द विचेस आई नामक जोन का नेगेटिव इफेक्ट ही वजह थी कि विचेस फॉरेस्ट को एक पैसेज जोन माना जाता है, जहां ठहरना बेहतर नहीं है। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि सब कुछ बहुत सरल तरीके से व्यवस्थित था। अगर कोई एक जगह पर पर्याप्त समय तक रुकता है तो एक कैनावेरो प्रकट होगा, जो कि 7वें रैंक का मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर के प्रकट होने का समय इफेक्ट के हर लेवल के साथ कम होता जाता है। नए नोटिफिकेशन सिस्टम विंडोज पर आए, जिनमें इन्फॉर्म किया गया कि वे विचेस फॉरेस्ट में 70 घंटे से अधिक समय से थे, और जोन का प्रभाव मजबूत हो गया था। द विचेस आई 5वें लेवल तक पहुंच गया था। तीसरे दिन विचेस फॉरेस्ट में दोपहर के समय मुख्य कैरेक्टर ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखते हुए सोचा कि उनके समूह के बिछड़े हुए 60 घंटे से अधिक हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक रास्ता नहीं मिला था।
मीशा थकान से कांप रही थी और भारी सांसें ले रही थी, जबकि ब्यॉन, जो उसके सामने चल रहा था, सोच रहा था कि द विचेस आई सक्रिय होने के बाद वे आराम करने के लिए नहीं रुक सकते थे। ब्यॉन ये भी सोच रहा था कि लेवल 5 पर एक कैनावेरो 10 मिनट में प्रकट होगा और उसे मारने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। इसलिए अगर वे रुकते तो यह एक अंतहीन लड़ाई में बदल जाता। गंभीर चेहरे के साथ मुख्य कैरेक्टर आगे बढ़ता रहा, ये सोचते हुए कि ऐसी स्थिति में केवल एक ही चीज की जा सकती थी, और वह थी उनके बीच एक रस्सी खींचना, ताकि अगर कोई पीछे रह जाए या गिर जाए तो वे एक दूर को ढूंढ सकें। थकान और निराशा भरे चेहरे के साथ मीशा ने ब्यॉन की ओर मुड़कर उसे थोड़ा रुकने के लिए कहा। मुख्य कैरेक्टर ने उसकी बात मान ली और मीशा को देखते हुए सोचा कि आज सुबह से उसकी हालत और खराब हो गई थी और यह बीमारी या चोटों की वजह से नहीं था। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि यह थकावट थी। अचानक मीशा की कमर के चारों ओर बंधी रस्सी कस गई, जिससे मीशा ने दर्द से कराहते हुए अपने जबड़े को भींच लिया। मुख्य कैरेक्टर ने महसूस किया कि उसने गति धीमी कर दी थी, लेकिन रस्सी कसती जा रही थी। फिर उसने मन ही मन खुद से पूछा कि क्या वह इस गति को भी नहीं बनाए रख सकती। मुख्य कैरेक्टर ने अनुमान लगाया कि शायद ज्यादातर नुकसान उन हेलुसिनेशंस की वजह से हो रहा था जो वह देख रही थी। फिर उसने मीशा की ओर मुड़कर उसे अपने ऊपर चढ़ने के लिए कहा। मीशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जिस पर मुख्य कैरेक्टर ने जवाब दिया कि अगर वह अपनी आंखें बंद करके थोड़ा आराम करेगी तो उसे बेहतर महसूस होगा। शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ मीशा ने देखा कि वह उससे ज्यादा थका हुआ था। मुख्य कैरेक्टर ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। मीशा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मुख्य कैरेक्टर ने उसे अपने कंधे पर डालते हुए बोला कि वह बस उसकी बात सुने। जल्द ही मीशा ने चुपचाप हामी भर दी। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि आमतौर पर वह विरोध करती, लेकिन अब उसमें उसकी भी ताकत नहीं बची थी। कुछ ही देर बाद मीशा ने चुपचाप धन्यवाद कहा। नए सिस्टम विंडोज पर इन्फॉर्मेशन आया कि वे विचेस फॉरेस्ट में 87 घंटे से अधिक समय से थे और जोन का प्रभाव मजबूत हो गया था। द विचेस आई 6 लेवल तक पहुंच गया था। मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि वह मीशा को 17 घंटे से उठाए हुए था, लड़ाई के क्षणों को छोड़कर। उस पल आसपास की जगह से अशुभ आवाजें आईं, जो उसे मरने बोल रही थीं, जोर से हंस रही थीं और उसे एक घृणित कीड़ा कह रही थीं। फिर उन्होंने उसे फिर से अपमानित किया और उसकी मृत्यु की कामना की। तनाव भरे चेहरे और पसीने की बूंदों के साथ ब्यॉन ने सोचा कि वह भी अपनी सीमा पर था और अगर उन्हें समय रहते वह चीज नहीं मिली तो। मुख्य कैरेक्टर ने अपना विचार पूरा नहीं किया, क्योंकि अचानक एक महिला की आवाज ने उससे पूछा कि क्या उसे जाने देना बेहतर नहीं होगा। ब्यॉन ने यह आवाज सुनी और हैरानी से आगे देखा। उस लड़की ने, जिसने उससे बात की थी, कहा कि उसने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी थी। फिर उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों को छाती पर क्रॉस किया और पूछा कि क्या वह उसे बहकाने की कोशिश भी नहीं करेगा। मुख्य कैरेक्टर ने डर के साथ आगे देखते हुए सोचा कि यह उसकी पूर्व प्रेमिका थी और वह जंगल के इल्यूजन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी पूर्व प्रेमिका ने पूछा कि क्या वह इस बात से डरता है कि उसे फिर से छोड़ दिया जाएगा। ब्यॉन को लगा कि अगर वह उसे छूता तो उसे गर्माहट महसूस होती। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसे भ्रष्ट कहा और फिर पूछा कि वह कैसी चीजों की कल्पना करता है। उसकी पूर्व प्रेमिका को देखते हुए ब्यॉन ने सोचा कि जिंदगी में वह बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार करती थी और शायद उसकी यादों का उपयोग आधार के रूप में किया गया था। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसके पास आकर कहा कि यह उसकी समस्या थी कि वह हमेशा सोचता है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए। फिर उसने गंभीरता से आगे देखते हुए अपना हाथ होठों पर रखा और पूछा कि क्या यह न्यायसंगत था। उसने कहा कि वह कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताता। उस पल ब्यॉन ने सोचा कि इस मामले में वे एक जैसे थे। उसकी नाराज पूर्व प्रेमिका ने पूछा कि उसे उसके बारे में क्या पता था। फिर उसने कहा कि वह उसके शरीर के हर कोने को जानता था। फिर उसने लुभावने अंदाज में उसकी ओर देखते हुए पूछा कि क्या वह उससे भी बेहतर थी। ब्यॉन ने उलझन से आगे देखा, जबकि उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसके गाल को छुआ। फिर उसने अपने पैरों को छूते हुए कहा कि उसकी पसंद नहीं बदली थी। मुख्य कैरेक्टर ने उलझन से आगे देखते हुए मन ही मन शाप दिया और खुद से पूछा कि उसे क्या हो गया था। फिर उसने खुद से पूछा कि ऐसी स्थिति में वह अपनी पूर्व प्रेमिका से उत्तेजित कैसे हो सकता था। उसकी पूर्व प्रेमिका ने अपनी छाती को उससे सटाते हुए कहा कि वह बीस्ट वुमन को छोड़कर उसके साथ चले। फिर उसने कहा कि उसे चुनना चाहिए। मुख्य कैरेक्टर ने अपना बैग फेंक दिया और उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसे गले लगाते हुए कहा कि अन्य लड़कियां उसे कभी नहीं समझेंगी। मुख्य कैरेक्टर ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह वाकई सच था। उसकी पूर्व प्रेमिका ने अपनी उंगलियों से उसके होठों को छूते हुए कहा कि बिल्कुल सच था। फिर उसने उसे खुश करने का वादा किया, लेकिन एक पल बाद मीशा के शक्तिशाली अपकट ने उसकी पूर्व प्रेमिका के चेहरे पर प्रहार किया। मीशा ने ब्यॉन की ओर मुड़कर उसे जगाने बोला। मुख्य कैरेक्टर ने उलझन से आगे देखा, जबकि उसकी पूर्व प्रेमिका मीशा के प्रहार से कई मीटर दूर जा गिरी। मुख्य कैरेक्टर ने खुद से पूछा कि क्या यह एक इल्यूजन था।
उसी पल मीशा ने गुस्से में उसकी पूर्व प्रेमिका पर अपने पैरों से हमला किया और साथ ही उसे मरने बोला। फिर मीशा ने ब्यॉन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह ठीक था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसने कहा कि उसने ड्राइड से छुटकारा पा लिया था। फिर उसने उससे तैयार होने के लिए कहा। मुख्य कैरेक्टर ने हैरानी से खुद से पूछा, ड्राइड? उस पल उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं और सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि चार्म नामक नेगेटिव इफेक्ट हटा दिया गया था। अब मुख्य कैरेक्टर उस असली एसेंस को देख सकता था जो उसकी पूर्व प्रेमिका के चेहरे के पीछे छिपी हुई थी। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि यह एक बहुत ही दुर्लभ रैंक 8 मॉन्स्टर था जो इस जंगल में दिखाई देता था और चार्म स्पेल्स का उपयोग करता था। कुछ ही देर बाद सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने ड्रड को हरा दिया था, जिसके लिए उन्हें 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। हरे मैजिकल एनर्जी को छोड़ते हुए ड्रड को देखते हुए ब्यॉन ने सोचा कि अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि इल्यूजन इतना यथार्थवादी क्यों था। यह जोन का प्रभाव नहीं था बल्कि एक स्किल था। मुख्य कैरेक्टर ने मीशा को धन्यवाद दिया और कहा कि उसके बिना उसे निश्चित रूप से समस्याएं होती। मीशा ने संतुष्ट मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा कि यह वाकई सच था। फिर मीशा की नज़र बदल गई। उसने हैरानी से आगे देखा और जोर से ब्यॉन का नाम लेते हुए कहा कि उनके सामने रिसर्चर्स थे। मुख्य कैरेक्टर ने सामने खड़े लोगों को देखते हुए सोचा कि समूह के बिछड़ने के बाद पहली बार उनकी किसी से मुलाकात हुई थी। एक युवा लड़के ने मीशा और मुख्य कैरेक्टर की ओर देखा और पूछा कि क्या वे खो गए थे। एक वयस्क महिला ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए पूछा कि क्या वे खो गए थे। मुख्य कैरेक्टर ने कहा कि विचेस फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और कोई भी इसे शिकार के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए यहाँ दूसरों से मिलना बहुत मुश्किल था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि उन्होंने तीसरी मंजिल पर 8 दिन बिताए थे और ज़्यादातर समूहों को आगे बढ़ना चाहिए था। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या उनका समूह बिछड़ गया था। ब्यॉन ने हाँ में जवाब दिया, ये समझते हुए कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मीशा ने मुस्कुराते हुए ब्यॉन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वे बच गए थे। मुख्य कैरेक्टर ने उससे चुप रहने के लिए कहा। महिला ने दोस्ताना अंदाज में उनकी ओर हाथ हिलाया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं थी। उसने समझाया कि वे बुरे लोग नहीं थे और उनके शहर में भी उनकी उम्र के बच्चे थे। फिर उसने देखा कि वे शायद थक गए थे और उन्हें अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्य कैरेक्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया और ऑफर को ठुकरा दिया, ये समझते हुए कि अगर उनके बच्चे थे तो यह और भी खतरनाक था, क्योंकि इसका मतलब था कि उनके पास खिलाने के लिए और भी मुंह थे। महिला ने ब्यॉन की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जबकि उसने समझा कि उनका मकसद किसी भी कीमत पर पैसा कमाना था। मीशा ने चिंतित होकर ब्यॉन से पूछा कि समस्या क्या थी। उसने कहा कि ये लोग मदद कर सकते थे, लेकिन मुख्य कैरेक्टर ने उसे चुप रहने बोला। फिर मुख्य कैरेक्टर ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखते हुए खुद से पूछा कि अगर वे अन्य एडवेंचरर्स से मिलते हैं तो वे क्या करेंगे। उसने सोचा कि वह कई बार मुसीबत में फंस चुका था और आमतौर पर मदद मांगता था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर वह एक इनाम का वादा करे और जंगल से बाहर निकलने में मदद मांगे तो यह एक अच्छा सौदा होगा। उसने एडवेंचरर्स के समूह की ओर देखा जो ब्यॉन और मीशा को धूर्त मुस्कान के साथ देख रहे थे। हालांकि मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि उसे पहले ये समझने की जरूरत थी कि उसके सामने किस तरह के लोग थे। अपनी ढाल को आगे रखते हुए मुख्य कैरेक्टर ने कहा कि उसका नाम ब्यॉन यैंडल का बेटा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए खुद की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका नाम हस्टो था और वह इस टीम का स्काउट था। फिर उसने देखा कि ब्यॉन कितना सतर्क था। मुख्य कैरेक्टर ने हैरानी से आगे देखते हुए पूछा कि क्या उसका नाम हस्टो था। हस्टो हंसा और कहा कि यह एक लोकप्रिय नाम था। मुख्य कैरेक्टर ने तनाव से आगे देखते हुए खुद से पूछा कि इस दुनिया में इतने सारे हंस क्यों थे। फिर उसने सोचा कि इस टीम पर भरोसा अब कम था, क्योंकि उनके पास एक अशुभ नाम वाला सदस्य था। रिसर्चर्स टीम के सदस्यों को देखते हुए मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि उनके पास 2 वॉरियर्स, 2 आर्चर्स और एक स्काउट था। फिर मुख्य कैरेक्टर ने तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखते हुए समझा कि यह खतरनाक था। मुख्य कैरेक्टर ने मीशा से पूछा कि क्या उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। मीशा ने हाँ में जवाब दिया। फिर मुख्य कैरेक्टर ने आगे देखते हुए सोचा कि वह व्यर्थ में चिंता कर रहा हो सकता है, लेकिन उसके विचार में सामने खड़े रिसर्चर्स संदिग्ध लग रहे थे। अपनी ढाल को मजबूती से पकड़ते हुए ब्यॉन ने कहा कि वे आगे बढ़ेंगे। हस्टो ने पूछा, आगे? क्या उन्हें मदद की जरूरत थी? मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि उन्हें मदद की जरूरत थी, लेकिन साथ ही उसकी प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी कि ये लोग खतरनाक थे। फिर मुख्य कैरेक्टर ने नकारात्मक जवाब दिया और कहा कि वे खुद ही समझ जाएंगे और उन्हें मदद की जरूरत नहीं थी। फिर ब्यॉन ने मीशा की ओर मुड़कर कहा कि वे जा रहे थे। मीशा ने हामी भरी और जैसे ही वे मुड़े, एक तीर उनकी ओर आया और ढाल से टकराकर बगल में जा गिरा। मुख्य कैरेक्टर ने तेजी से पीछे मुड़कर सोचा कि उसे पता था कि ये लोग साधारण रिसर्चर्स नहीं थे। एक युवा लड़के, जो आच नहीं था, ने हैरानी से एक वयस्क महिला की ओर मुड़कर उसे वियट कहकर पुकारा और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया।
वियट ने उस युवा लड़के को मूर्ख कहा और फिर उसे ब्यॉन के इक्विपमेंट को देखने के लिए कहा। वियट के चेहरे पर पागल, लालची और जुआरी जैसी अभिव्यक्ति थी। उसने चिल्लाकर कहा कि यह लिथियम इक्विपमेंट था और पूछा कि क्या वह जानता था कि इसे कितने में बेचा जा सकता था। युवा लड़के ने मना कर दिया और कहा कि वे भी रिसर्चर्स थे। हास्टो ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उस युवा लड़के से कहा कि अगर वह मदद नहीं करना चाहता तो बस एक तरफ हो जाए। फिर हास्टो ने ब्यॉन के पीछे बैकपैक को देखा और पूछा कि क्या उसने वह बैकपैक देखा था जो बार्बेरियन ले जा रहा था। हास्टो ने समझाया कि यह एक एक्सटेंडेड बैकपैक था और यह इतना महंगा था कि उनके लिए 1 साल की कमाई से भी ज़्यादा होगा। वह लड़का उलझन में बात करता रहा कि वह अभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। इस पर वियट, जो उत्साह से अपने हाथ में तीर और धनुष पकड़े हुए थी, ने उसे दूर जाने के लिए कहा। फिर मोटी धातु की कवच पहने एक आदमी, जिसने अपने हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी, ने कहा कि वह उनके साथ था और यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। उसने कहा कि केवल अमीर लोग ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मीशा ने अनिश्चितता से ब्यॉन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वे भागने की कोशिश करेंगे। मुख्य कैरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखते हुए सोचा कि उनके खिलाफ 5 लोग थे और उनके पास बहुत कम ताकत थी। फिर उसने सोचा कि उनके पास एक स्काउट था और वे जल्दी से उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए केवल एक ही विकल्प बचा था। मुख्य कैरेक्टर ने मीशा की ओर मुड़कर कहा कि उन्हें समय निकालना होगा। मीशा ने उसकी बात मान ली। फिर मुख्य कैरेक्टर ने उन रिसर्चर्स की ओर मुड़ा जिन्होंने उन पर हमला किया था और उनसे इंतजार करने के लिए कहा। उसने उनसे बात करने का ऑफर दिया। फिर उसने कहा कि वह बैकपैक और ढालें दे सकता है ताकि वे उन्हें छोड़ दें। अचानक मीशा आगे दौड़ी और रिसर्चर्स से बार्बेरियन को मारने की भीख मांगने लगी। उसने कहा कि वह बीस्टमैन की राजकुमारी थी और अगर वे उससे जाने देंगे तो वह उन्हें भारी इनाम देगी। मुख्य कैरेक्टर मीशा के कार्यों को देखते हुए खुद से पूछा कि क्या यह एक चाल थी। हास्टो ने अनिश्चितता से पूछा, बीस्टमैन की राजकुमारी। फिर वह वियट की ओर मुड़ा और पूछा कि वे क्या करेंगे। वियट ने हैरानी से पूछा कि क्या वह इसके बारे में पूछ रहा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि वे दोनों को मार देंगे और समझाया कि अगर वे जीवित बाहर आए तो वे उन्हें सौंप देंगे। एक वॉरियर, जिसने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी, चिल्लाया कि राजकुमारी के पास कुछ मूल्यवान हो सकता है। हमले की ओर दौड़ते हुए उस आदमी ने चिल्लाया कि शिकार उसे मिलेगा जो इसे पहले ढूंढ लेगा। मुख्य कैरेक्टर ने आगे बढ़ते हुए वॉरियर्स को देखते हुए समझा कि वह अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता था, लेकिन ये काफी होना चाहिए। अचानक कहीं से प्रकट हुए कैनावेरो ने अशुभ स्वर में कहा, मारो। इस मॉन्स्टर को देखते हुए ब्यॉन ने समझा कि यह 7वें रैंक का कैनावेरो था। हास्टो ने हैरानी से कैनावेरो को देखते हुए पूछा कि ये मूर्ख यहाँ कितने समय से घूम रहे थे। मुख्य कैरेक्टर ने मन ही मन उसे मूर्ख कहा और जवाब दिया कि वे यहाँ 5 दिनों से थे। फिर ब्यॉन ने मीशा की ओर मुड़कर उसे अपने गले से लपकने के लिए कहा। मीशा ने हामी भरी और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए वे तेज गति से कैनावेरो की ओर दौड़े। उस पल ब्यॉन ने समझा कि कैनावेरो अपने शिकार का पीछा करेगा और इस मॉन्स्टर से बचना असंभव था। जब वे इस मॉन्स्टर के पास से दौड़े तो मुख्य कैरेक्टर ने महसूस किया कि इसी वजह से वे ऐसा कर रहे थे। हैरान वॉरियर ने उलझन में पूछा कि वे उनकी ओर क्यों दौड़ रहे थे। हास्टो ने भी हैरानी से आगे देखते हुए उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन एक पल बाद ब्यॉन की विशाल गदा तेज गति से हास्टो के सिर पर गिरी, जिससे उसके दांत अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। ब्यॉन की योजना थी कि वह इन रिसर्चर्स को कैनावेरो के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करे। ब्यॉन के हमले के बाद एक रिसर्चर ने हैरानी से पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ था। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि यह बहुत अच्छा था, क्योंकि कैनावेरो को अब उनकी समस्या बन जाना चाहिए। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि कैनावेरो ने मैजिक माइंड्स का स्पेल इस्तेमाल किया था। उस पल कैनावेरो ने एक वस्तु को जमीन में धंसा दिया, जिससे जमीन पर गाढ़ी काली मैजिकल एनर्जी फैल गई। हास्टो ने अपने खून से लथपथ माथे पर हाथ रखते हुए अपनी टीम को हिलने डुलने से मना किया। फिर उसने बताया कि कैनावेरो ने सब कुछ माइन कर दिया था। वियट ने हैरानी से आगे देखते हुए पूछा कि फिर वे उन नगण्य रिसर्चर्स का क्या करेंगे। हास्टो ने सुझाव दिया कि पहले कैनावेरो को मारा जाए, फिर उन्होंने समझाया कि वे दूर नहीं भागेंगे। मुख्य कैरेक्टर, जो उस पल आगे दौड़ रहा था, ने अपने पैरों के नीचे काले मैजिकल सब्सटेंस को देखते हुए खुद से पूछा कि क्या ये माइन था। जमीन पर कदम रखते हुए उसने महसूस किया कि वह इसे नहीं बचा सकता था। उस पल वह तनाव भरे चेहरे के साथ आगे दौड़ा और सोचा कि इसीलिए उसे माइंस के ऊपर से दौड़ना होगा। मीशा ने चिंतित चेहरे के साथ नीचे देखा और ब्यॉन की ओर मुड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसका पैर, जो उस समय तक पूरी तरह से काले मैजिकल एनर्जी से घिर गया था, क्या हो गया था। उसी समय कैनावेरो ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया कि कैनावेरो ने हाउंड्स को बुलाया था। तुरंत बाद कई गुस्से में भरे हाउंड्स अपने मुंह खोलकर रिसर्चर्स की ओर दौड़े।
हास्टो ने जोर से चिल्लाकर भागने के लिए कहा, लेकिन उसके पास कुछ करने का समय नहीं था और वह केवल शाप देता रहा। एक वॉरियर जो हाउंड को हास्टो की गर्दन पर झपटते हुए देख रहा था, बार बार शाप देते हुए कहा कि वह माइंस की वजह से भाग नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद एक काले मैजिक बीम ने रिसर्चर्स के शरीर को छेद दिया और उनके आखिरी शब्द दर्द भरी चीखें थीं। वेड ने डर से अपना सिर पकड़ते हुए जमीन पर बैठकर कांपते हुए कहा कि वह नहीं मरना चाहती थी और यह सब रुक जाना चाहिए। मुख्य कैरेक्टर, जिसके पैर खून से लथपथ थे, आगे बढ़ा, लेकिन एक हाउंड उसकी ओर जोर से भौंकता हुआ आया और उसकी टखने को पकड़ लिया। एक पल बाद मांस का विस्फोट हुआ, जिसने हाउंड्स को जहरीले खून के साथ अलग फेंक दिया। थकावट भरे चेहरे के साथ आगे देखते हुए मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि वह अपनी टखने के नीचे कुछ महसूस नहीं कर सकता था। सिस्टम विंडो पर एक चेतावनी संदेश आया, जिसमें लिखा था कि शरीर के किसी हिस्से की चोट का इलाज नहीं किया गया तो यह अपरिवर्तनीय नुकसान का कारण बन सकता है। मुख्य कैरेक्टर, जिसके पैरों की जगह स्टंप्स थे, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और खुद से पूछा कि क्या उसके पैर का अंत हो गया था। उसने समझा कि इस मामले में वह अब दौड़ नहीं सकता था और उसे अपनी योजना बदलनी होगी। उसने मीशा की ओर मुड़कर कहा कि वह सब कुछ उस पर छोड़ रहा था। मीशा ने हामी भरी और उसे कैनावेरो की ओर फेंकने के लिए कहा। एक पल बाद मुख्य कैरेक्टर ने बड़ी मेहनत से मीशा को अलग फेंका और चिल्लाया कि उसने उसे चुना था। मीशा ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे देखा। मीशा ने उड़ान के दौरान अपना लक्ष्य निर्धारित किया। उसने एक खंजर निकाला और कैनावेरो के पास पहुंचकर एक चौड़ी चोट मारी, मॉन्स्टर को मरने बोला। फिर उसने चारों ओर देखा और दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया। उस समय तक उन रिसर्चर्स में से केवल वियर्ड जीवित बची थी, जो डर से कांपते हुए जमीन पर पड़ी थी और आंसू भरी आंखों से मदद की भीख मांग रही थी। उसने करुणापूर्वक कहा, एक पोशन। मीशा ने भावनाहीन चेहरे के साथ उसके पास जाकर पूछा कि क्या वह ठीक है। वियर्ड ने कहा कि वह पैसे देगी, लेकिन उसके पास बात पूरी करने का समय नहीं था, क्योंकि उसी पल जमीन उसके काले गाढ़े खून से रंग गई। फिर मीशा ने ब्यॉन के पास जाकर पूछा कि क्या वह वाकई ठीक था। उसने अपने गायब पैर पर पोशन डालते हुए उलझन में कहा कि पोशन ऐसी चीज को ठीक नहीं कर सकता। मुख्य कैरेक्टर ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि इस लेवल के घाव ठीक हो जाते हैं। उसी समय उसके पैर के घाव के पास गाढ़ी मैजिकल एनर्जी फैलने लगी। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि इटर्नल लाइफ स्किल के प्रभाव के कारण रीजनरेशन बढ़ रही थी। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि ऐसा घाव लगभग तुरंत ठीक हो जाएगा, और वाकई कुछ ही देर में उसका पैर वापस उगने लगा। मीशा ने आश्चर्य से अपनी आंखें और मुंह खोलकर ये देखा और पूछा, क्या पैर वापस आ गया? फिर उसने देखा कि पोशन बहुत हाई लेवल का नहीं था। मुख्य कैरेक्टर ने समझा कि यह इमॉर्टल सील की वैम्पायर एसेंस और इटर्नल लाइफ स्किल का रीजनरेशन था, और गेन फिगर्स में उसकी रीजनरेशन लगभग 150 पॉइंट्स थी। इसलिए अगर पर्याप्त समय होता तो पोशन के बिना भी एक अंग उगाया जा सकता था। मीशा ने हैरानी से ब्यॉन की ओर देखकर पूछा कि वह कौन था। फिर उसने देखा कि पोशन पीते समय उसे दर्द भी नहीं हुआ था। मुख्य कैरेक्टर ने जवाब दिया कि यह बार्बेरियंस की मेंटल स्ट्रेंथ थी। उसने समझा कि अनार ने भी पोशन पिया था और उसके मामले में यह उच्च दर्द सहनशक्ति का मामला था, लेकिन प्रभाव वही था। उसने अपने ठीक हुए पैर पर जूता पहना और अपने बेल्ट में एक रस्सी बांधते हुए सुझाव दिया कि मीशा नया कैनावेरो आने से पहले चली जाए। मीशा ने ब्यॉन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वे रिसर्चर्स खतरनाक थे। मुख्य कैरेक्टर ने जवाब दिया कि उनमें से एक का नाम हंस था और उसे वह नाम पसंद नहीं था। मीशा ने उलझन में ब्यॉन की ओर देखकर फिर से पूछा, लेकिन उसने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया कि वे वैसे भी बच गए थे। मीशा ने उदास चेहरे के साथ अपने पैरों को देखते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह महिला अपना रवैया इतनी अचानक बदल सकती है। फिर उसने कहा कि वह अच्छी हो सकती थी। मीशा ने जोर से सोचना शुरू किया कि अगर वे इतने कमजोर नहीं होते, अगर उन्होंने महंगा इक्विपमेंट नहीं पहना होता, और अगर वे द लैबिरिंथ में नहीं मिले होते, तो क्या होता। मुख्य कैरेक्टर ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा कि तब उसे एक दयालु व्यक्ति के रूप में याद किया जा सकता था, लेकिन उसने समझा कि उसने पहले हमला किया था। मीशा ने उदास होकर आगे देखते हुए कहा कि वह समझ नहीं पा रही थी। मुख्य कैरेक्टर ने उसकी ओर मुड़कर पूछा कि वह द लैबिरिंथ में क्यों गई थी। मीशा ने जवाब दिया कि उसे पैसे की जरूरत थी। मुख्य कैरेक्टर ने उसे समझाया कि उनकी वजह भी वही थी। उसने सोचा कि पैसा खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका था, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां टैक्स चोरी के लिए मौत की सजा दी जा सकती थी। वियर्ड के उन शब्दों को याद करते हुए जब उनकी मुलाकात हुई थी, ब्यॉन ने सोचा कि उसे न केवल अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बचाने की जरूरत थी। जब वे आगे बढ़े तो मीशा ने सोचा कि वह इस यात्रा के बाद बहुत कुछ सोचेगी। कुछ समय बाद उन्हें जंगल में खोए हुए 109 घंटे हो चुके थे। मीशा ने हैरानी से आगे देखा और जोर से ब्यॉन का नाम लेते हुए खुशी से चिल्लाई कि उन्हें मिल गया था। वह खुशी के साथ चमकते पेड़ के पास दौड़ी और यह मानने लगी कि वह सही थी। फिर उसने ब्यॉन से पूछा कि क्या यह वाकई सच था।
मुख्य कैरेक्टर ने भी खुशी से चमकते पेड़ को देखा और चिल्लाया, आखिरकार। उसने समझा कि जंगल में एकमात्र जगह जहां वह आराम कर सकता था वह विचेस हट थी। उसने अपनी खुली हथेली को आगे बढ़ाते हुए मन ही मन उम्मीद की कि इस बार कोई आश्चर्य नहीं होगा। कुछ ही देर बाद जहां उसकी हथेली ने पेड़ की छाल को छुआ, वहां से चमकदार मैजिकल लाइट निकलने लगी। सिस्टम विंडो पर एक संदेश आया कि कैरेक्टर विचेस हट में प्रवेश कर रहा था। मुख्य कैरेक्टर जानता था कि विचेस हट एक आश्रय था जो जंगल में रैंडम प्लेस पर नियमित अंतराल पर दिखाई देता था और वहां 8 घंटे तक रहता था। उसे ये भी पता था कि जोन के प्रभाव अस्थायी रूप से हटा दिए जाते थे जब वह वहां होता था, और यह एक सुरक्षित जोन थी जहां मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई देते थे। लेकिन इसे ढूंढना मुश्किल था और जंगल में आराम करने का कोई और तरीका नहीं था। मुख्य कैरेक्टर ने सोचा कि वे पहले आश्रय को बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन मीशा की तेज नज़र ने जल्दी से अगला आश्रय ढूंढने में मदद की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले और डेली माहवा कंटेंट को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें।